हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर क्या लगा था आईबीसी रिवीजन 2 नहीं आएगा? सर आएगा, खत्म करूंगा आज इसको, क्योंकि मैंने टारगेट से रखा था कि हाँ शाम में आपको आईबीसी रिवीजन करना है। नहीं भी कर रखा तो सर बहुत फास्ट कराऊंगा, ठीक है? जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेना। चलो सर, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर तक देख लिया था सब कुछ, ठीक है। अब नाउ सेक्शन नंबर 30 पे आता है सर, सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान कौन सबमिट कर? सुनो, रेजोल्यूशन प्लान टू बी सबमिट, मैं यहाँ पे हाईलाइटर लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, resolution plan to be submit resolution plan to resolution professional prepared on the basis of information memorandum along with affidavit that regional application eligible under section 29A। मतलब सर क्या बोल रहा है? सर सिंपल ये बोल रहा है कि जो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा ना, जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने वाला है, ठीक है, वो सेक्शन 29A के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। बोलेगा कि मैं एलिजिबल हूँ। सर एलिजिबल मतलब क्या बोलेगा? सुनो सर, 29 देखो सिंपल बताता हूँ, चलो कुछ दिमाग लगा ही दिया जाए। सो देखो, जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा ना, मतलब जो रिजोल्यूशन एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है वो 29A को फॉलो करेगा। मतलब वो 29A में नहीं फॉलो करना चाहिए। मतलब 29 में क्या लिखा, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ। ठीक है, वो 29 में क्या है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो पेपर नंबर 60 के लिए ज्यादा पढ़ना है यहाँ पे आपको, इकोनॉमिक लॉ वाले पेपर के लिए ज्यादा पढ़ना है। यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि 29 का 2 पॉइंट में लिख दिया जहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो अगर इंस्टॉलमेंट होगा ना, वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता, और जो विलफुल डिफॉल्टर है एज पर आरबीआई, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो यही बात है कि जो भी प्लान होता है ना, रेजोल्यूशन प्लान, वो सबमिट कर सकता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, बट वो 29A में फॉलो नहीं करता। उसमें 29A क्या था, जहां पे विलफुल डिफॉल्टर हो आरबीआई द्वारा, और जो क्या हो, इंसॉल्वेंट ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि वो विलफुल डिफॉल्टर है तो भैया तुम रेजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट कर सकते हो। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्पीड खत्म करेंगे यार। चलो, आरपी सर एग्जामिंग टू कंफर्म दैट ईच रिजोल्यूशन प्लान। अब देखो, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है ना, वो एग्जामिन करेगा। प्लान आ गया, उसके बाद एग्जामिन करेगा। क्या एग्जामिन करेगा? जो कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट है ना, उसको प्रायोरिटी मिला हो। जैसे वाटरफॉल होता है ना, सबसे ऊपर प्रायोरिटी कॉस्ट मिलता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस वालों को, उसको प्रायोरिटी में पैसा मिल गया हो, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है ना, कोई भेदभाव ना हो। अगर इसमें दोनों भेदभाव कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, तो प्लान कैंसिल भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात, दो चीजें रखना है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट मिल रहा हो, और ऑपरेशनल क्रेडिटर से भेदभाव ना हो। जैसा 53 में वाटरफॉल दिया हो, वैसे ही उसको पैसा मिलना चाहिए, भले लेट क्यों ना मिले। ठीक है, ऑपरेशन क्रेडिटर को। ठीक है, और मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो सही से रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दे। ठीक है, और उसके बाद अप्रूव करने के बाद वो सही से चले, और वो कैसे रिजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट करना है, सुपरवाइज करना है, वहां सब कुछ लिखा होना चाहिए। तो सर चार चीजें, सबसे पहला इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, कॉस्ट प्रायोरिटी में पे करना चाहिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर को पैसा तो मिल जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर से भेदभाव हो सकता है। थर्ड, कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलना है। कॉर्पोरेट डेटर जो कंपनी का मेन जो, अब मान लो किंगफिशर ने डिफॉल्ट किया, तो कॉर्पोरेट डेटर हुआ। ठीक है, तो आफ्टर अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, एक बार जब रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, कौन लोग कैसे वर्क करेंगे, वो भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, रिजोल्यूशन प्लान कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, यहाँ पे प्लान कैसे काम करेगा। आज मान लो 10 दिन में ऐसे काम करेगा, 20 दिन में ऐसे काम करेगा, उस प्लान में सब कुछ होना चाहिए, कैसे क्या रिकवरी होगा। वो प्लान में किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए कोई लॉ को कॉन्ट्रावेन करे, फ्रॉड वर्ड का कुछ झंझट नहीं हो उसमें। ठीक है, और कंफर्म्स टू सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, जैसा बोर्ड बोले और सारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ज्यादा पॉइंट स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट समझ थे, यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, नाउ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू प्रेजेंट सीओसी फॉर इट्स अप्रूवल सच रिजोल्यूशन प्लान व्हिच कंफर्म टू सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। मतलब अब क्या, मान लो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने क्या किया, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्लान दिया। अब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, सीओसी पास जाके ये प्लान को क्या करेगा, अप्रूव कराएगा। अब सीओसी क्या करेगा, देखो सारा काम सीओसी भी करना है। सीओसी क्या करेगा, प्लान को अप्रूव कराएगा। अप्रूव कैसे होगा, 66% या उससे ज्यादा वोटिंग चाहिए। देखो मजाक बोल दिया स्टार्टिंग में कि 51% की वोटिंग चाहिए, ऐसे वोटिंग चाहिए। हर जगह 66% ही देख रहे हैं, एक जगह आगे देखेंगे जहां 75% आएगा, विड्रॉ केस में 90% है। ठीक है, अब सीओसी पास आ गया, सीओसी क्या करेगा, प्लान को आइदर अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अब सीओसी अप्रूव करने में क्या क्या देखेगा, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी देखेगा, यार सही है कि नहीं है, होने लायक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमें भाई लूटा जा रहा है ऐसे बोल के 5 साल पैसा आ जाएगा। ठीक है, द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज, क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो वाटरफॉल है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाटरफॉल देखेंगे आगे हम, और सच अदर रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड। ठीक है, सीओसी सर नॉट अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान, सीओसी के पास जो प्लान आ गया, ये प्लान को अप्रूव नहीं करेगा। कब, जब रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इलिजिबल है 29A में। तो अगर मान लो सीओसी पता चला कि जो प्लान दिया है ना, वो उस बंदे ने दिया है ना जो विलफुल डिफॉल्टर है आरबीआई द्वारा, तो भैया सीओसी अप्रूव नहीं करेगा। या बोलेगा उस बंदे ने दिया जो इंसॉल्वेंट है, तो फिर सीओसी अप्रूव नहीं करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे 29 में बहुत सारा पॉइंट्स है, अभी देखोगे घूम जाओगे, याद भी नहीं रहेगा एग्जाम टाइम। तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल दिया, अगर विलफुल डिफॉल्टर एज पर आरबीआई है, इंसॉल्वेंट है, तो भैया सीओसी में उसको क्या करेगा, प्लान को अप्रूव नहीं करेगा। अदरवाइज बहुत पॉइंट है, पेपर नंबर 6 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर नंबर 4 के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट। अदरवाइज देखने मन हो देख लेना।
ठीक है। अब देखो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने क्या किया, रेजोल्यूशन प्लान दिया, ठीक है। तो राइट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है जो सीओसी की मीटिंग होती है, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की मीटिंग वो अटेंड कर सकता है। इन विच प्लान इज कंसीडर, जहां पे वो प्लान को ना कंसीडर किया, मान लो सीओसी पास आ गया, प्लान आ गया, सीओसी की मीटिंग होगी, अब उस मीटिंग में जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है ना, जिसने वो प्लान दिया है, वो आके बैठ सकता है। क्या वो वोट दे सकता है? वोट नहीं दे सकता, ठीक है, बट नो राइट टू वोट। लेकिन याद रखना, अगर देखो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, वो किस हो सके, वो कॉर्पोरेट डेटा भी हो सकता है, हो सके वो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हो सकता है, ठीक है, हो सके फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो सकता है। तो बोला कि आपको बैठने का कोई दिक्कत नहीं, आप आके बैठ सकते हो। क्या आप वोट दे सकते हो? वोट नहीं दे सकते हो, बट दे कब सकते हो? जब तुम फाइनेंशियल क्रेडिटर हो। मतलब कहने को सिंपल होता है, अगर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है ना, अगर वन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना, तो वो वोट दे सकता है। अदरवाइज भैया तुम अगर ऑपरेशन क्रेडिटर हो, अगर तुमने कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करवाया है ना, तो तुम वोट नहीं दे सकते। तुम मीटिंग अटेंड को देखो, तुम्हारे प्लान में क्या बातें बोली जा रही है, ठीक है। अगर तुम फाइनेंशियल क्रेडिटर हो तो तुम वोट भी दे सकते हो जाके, ठीक है। अब एक बार जब यहाँ पे अप्रूव हो गया, ठीक है, resolution professional to submit approved resolution plan to executing authority, that is NCLT। अब OC से भी अप्रूव हो गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर से भी अप्रूव हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, COC में अप्रूव भी हो गया। अब यहाँ क्या करेगा, आरपी क्या करेगा, आरपी क्या करेगा, NCLT पास जाके क्या करेगा, सॉरी एक्जीक्यूटिंग अथॉरिटी पास क्या करेगा, जाके प्लान को सबमिट करेगा, रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करेगा, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ पे यही बोल दिया गया कि जहां जहां शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगती होगी ना, मान लो अगर कंपनी लॉ में कहीं कहीं बोला जाए ना, यहाँ पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, ये पैसा जा रहे हो, तो भैया डीप माना जाएगा कि हमने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, क्या शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है? नहीं, ये डीम्ड हो जाएगा इस चैप्टर में कि हमने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लिया, ठीक है। नाउ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, देखो इफ ए इज सेटिस्फाइड, मतलब देखो सीओसी द्वारा पास हो गया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्या किया, वेयर वाइल इज नॉट वर्किंग, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्या किया, एक्जीक्यूटिंग अथॉरिटी पास गया। अब एक्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कैसे करेगा, सेटिस्फाइड होगा दैट रेजोल्यूशन प्लान्स मीट कंडीशन ऑफ सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। सर कौन सी कंडीशन बोल रहा है? अगर वो देखेगा ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है, ये वाली कंडीशन अगर ये फॉलो हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली कॉस्ट मिल रहा है, ऑपरेशन क्रेडिटर्स को फॉलो किया जा रहा है, किसी का भेदभाव नहीं हो रहा है, फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हैज प्रोविजन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इट्स ऑर्डर अप्रूव, ठीक है, ठीक है। क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। वंस अप्रूव इट इट शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। एक बार जैसे अप्रूव हो गया, ये क्या होगा, बाइंडिंग हो जाएगा कंपनी में। मतलब भाई कंपनी को मानना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डेटर्स को मानना पड़ेगा, उसके एम्प्लॉइज को मानना पड़ेगा, उसके मेंबर्स को मानना पड़ेगा, उसके क्रेडिटर्स को मानना पड़ेगा, CGSD फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज गारंटी एंड ETC अदर शेयरहोल्डर्स। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार ए ने अप्रूव कर दिया, सिंपल सी बात, देखो प्रोसेस क्या है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने दिया, आरपी ने क्या किया, COC को दिया, COC ने हाँ बोला, फिर आरपी पास गया, आरपी के पास फिर कहाँ गया, ए पास गया, ए सब कुछ देखा, 30 सबसेक्शन 2 देखा कि हाँ कॉस्ट मिला कि नहीं मिला, ओसी को फॉलो किया कि नहीं, ऑपरेशन क्रेडिटर को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अब जैसे ए ने कंफर्म कर दिया ना, उसके बाद बाइंडिंग हो जाएगा भाई कंपनी में। अब वो रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ नॉट कंफर्मेटिव विद सेक्शन 32, मतलब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का पैसा नहीं मिल रहा है, ऑपरेशन क्रेडिटर से भेदभाव हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो ए क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है प्लान। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अप्रूवल, मान लो आपका अप्रूव हो गया, तो उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। सबसे पहले आपका मोरेटोरियम पीरियड हट जाएगा। जो मोरेटोरियम पीरियड लगता है ना, जहाँ पे रुक जाना सारी चीजें रुक जाती है, जहाँ पे कोई केस फाइल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें रुक जाती है, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब कोई चीजें नहीं रुकेगी, अब सब चीजें फ्लो में चलेगी, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा बोर्ड को ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू CIRP। अब CIRP जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसके सारे रिकॉर्ड जो है ना आरपी पास थे, वो बोर्ड को फॉलो किया जाएगा। एंड रेजोल्यूशन प्लान टू बी रिकॉर्डेड इन इट्स डाटाबेस। अब जो प्लान अप्रूव हुआ है ना, वो कंपनी के डाटाबेस में क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। अब उसी को फॉलो करना होगा, मैनेजमेंट को बोल दिया जाएगा भैया तुम्हें अब ये सही फॉलो करना है, जो ऑपरेशन क्रेडिटर ने फॉलो किया, फाइनल किया, और ए ने फाइनल कर दिया, ठीक है। अब देखो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल विद इन 1 ईयर। अब देखो ऑफ अप्रूवल ऑफ प्लान, अगर मान लो आपका NCLT ने, मान लो ए ने, ट्रिब्यूनल ने क्या किया, प्लान अप्रूव कर दिया 1 जून को। अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या करेगा, 1 जून से लेके 1 जून 2020 से लेके 1 जून 2021 तक में ना, इस बीच में जो जो रेगुलेटरी से अप्रूवल लेना होगा ना, वहां जाके ले लेगा। जैसे RBI से लेना होगा कहीं पे अप्रूवल तो ले लेगा। स्टार्टिंग में कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बट अप्रूव हो गया ना प्लान, तो जहां जहां अप्रूवल लेना होगा आप जाके ले सकते हो। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे कंपटीशन कमेटी जो है ना इंडिया वाला, CCI, जो पढ़ोगे पेपर नंबर 6 में भी, उसका अप्रूवल आपको प्रायर लेना होता है। बस एक चीज याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। देखो हर किसी का अप्रूवल कब ले सकते हो, आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्लान, आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्लान बाय ए। जब आपका ए ने प्लान अप्रूव कर दिया ना, उसके बाद आप 1 साल के अंदर सारे अथॉरिटीज जाके अप्रूवल ले सकते हो। बट कंपटीशन कमेटी से आपको कब लेना है, CCI से आपको कब लेना है, अप्रूव प्लान अप्रूव होने से ए से पहले आपको CCI से जाके अप्रूवल लेना है, जो आपने पेपर नंबर 6 में पढ़ा था, ठीक है। चलो अब नाउ अपील अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। CCI का, सिर्फ अकेला CCI का अप्रूवल, कंपटीशन कमेटी ऑफ इंडिया वाला अप्रूवल आपको प्रायर लेना होगा, ठीक है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर अप्रूविंग रेजोल्यूशन प्लान शैल बी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शंस इतना कांट अपील प्लान रिजेक्टेड। सुनो बताता हूं, सुनो क्या बोल रहा है। आपको मान लो अपील करना है,
अपील क्या करना है, इस रेजोल्यूशन प्लान के रिगार्डिंग अपील करना है। मान लो कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसको अपील करना है कि उसको प्लान पसंद नहीं आया, तो अपील कहां कर सकता है सर, एनसीएलटी के पास। क्यों? क्योंकि एनसीएलटी ने तो अप्रूव कर दिया ना, तो अब जिसने अप्रूव किया उसके पास नहीं जा सकते आप, उसके ऊपर अथॉरिटी में जा सकते हो अपील करने, रिलीफ मांगने। तो आप एनसीएलटी पास अप्रूव प्लान लेके जा सकते हो, सॉरी क्या करते हैं, अपील लेके जा सकते हो कहां, एनसीएलटी के पास। ठीक है, सेक्शन नंबर 32 यही बोलता है कि आपको गलत लग रहा है कोई भी, आप अपील लेके एनसीएलटी पास जा सकते हो। द अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान इज कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अगर आपको लगता है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है ना वो कोई लॉ को कॉन्ट्रावेन कर रहा है, या मान लो देयर इज अ मटेरियल इरेगुलरिटी है कि भैया पावर ऑफ एनी लॉ, मान लो ऑपरेशन क्रेडिटर को पैसा दम नीचे दे दिया गया, बोला पैसा तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, द पेमेंट ऑफ ऑपरेशन क्रेडिटर टू हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड इन रेजोल्यूशन प्लान इन द मैनर ऑफ स्पेसिफाइड बोर्ड। जैसा बोर्ड ने बोला था ना कि ऑपरेशन क्रेडिटर को पेमेंट ऊपर मिलेगा, जल्दी मिलेगा, खत्म जल्दी करो इसको, उसका पेमेंट नहीं मिल रहा, तो सिंपल बात, आपने कोई भी लॉ का उल्लंघन किया है, कोई भी ऐसा मटेरियल, देखो मटेरियल इरेगुलरिटी लग रहा है, ठीक है, जहां पे लग रहा है कि हाँ ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो सबमिट किया था वो 29A में फॉल करता था, वो डिफॉल्टर था, उसने सबमिट किया, आपको लगता है ये एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, सीओसी ने नहीं बोला, तो अब आप लेके जा सकते हो वहां पे एनसीएलटी के पास। ठीक है, अब एक बार जब फाइनल हो गया, ठीक है, अब देखो और केसेस क्या बोला, देखो क्वेश्चन आ सकता है अपील कब फाइल होगा, अपील कब फाइल होगा जब आपको लगे, ठीक है, अपील का फाइल पहले कहां फाइल होगा, एनसीएलटी के पास, क्योंकि एनसीएलटी ने ही अपील अप्रूव किया, तो एनसीएलटी के पास आप अपील फाइल कर सकते हो। कब? जब लॉ में कुछ कॉन्ट्रवेंशन हो, जब मेटेरियल इरेगुलरिटी लगे, जैसे मान लो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था वो 29A में फॉल करता हो, ठीक है। थर्ड क्या था, ऑपरेशन क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट पैसा नहीं मिले, मान लो उसको मैनर जो दिया हुआ है वैसा पैसा नहीं मिले उसको, आईआरटी का कॉस्ट जो सबसे ऊपर जाना होता था उसका रीपेमेंट का प्रायोरिटी में नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे आप वो भी जा सकता है। रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, जो भी अदर स्पेसिफाइड क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप जाके अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, नाउ सर अब होता है इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन कब चालू हो सकता है सर? लिक्विडेशन मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल केस में होता है बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन होता है कंपनीज के केस में। ठीक है, सुनो, इफ ए नॉट रिसीव रेजोल्यूशन प्लान बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, जो आपका पीरियड है ना वो 180 प्लस 90 प्लस इतना 330 डेज वाला, ठीक है, इस टाइम बीच में ना सीआईआरपी के प्रोसेस के बीच में ना कोई रेजोल्यूशन प्लान ए के पास नहीं आया, मतलब जो ट्रिब्यूनल है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना, उसके पास कोई प्लान नहीं आया, तो भैया प्लान नहीं आया, उस टाइम लिमिट में एक्सटेंशन करके भी आपको 330 दिन मिला था, अब इतने दिन में प्लान नहीं दे पाए, तो भैया आपका क्या होगा, लिक्विडेशन होगा। ठीक है, इफ मान लो अब सेकंड क्या है, पहला क्या होगा, प्लान नहीं आया, दूसरा क्या हुआ, प्लान आया बट ए ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नॉन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का, सपोज हो सकता है ऑपरेशन क्रेडिटर का पेमेंट सही नहीं होगा, इस रिगार्डिंग ए ने रिजेक्ट कर दिया। तो पहला क्या है, ए के पास प्लान आया ही नहीं, दूसरा क्या है, ए ने रिजेक्ट कर दिया, तीसरा क्या है, सीओसी के पास जब प्लान गया ना, सीओसी ने वही रिजेक्ट कर दिया, तो सीओसी को लगा यार क्या तुम पागल बना रहे हो, तुम लिख रहे हो उसमें कि 6 साल बाद पेमेंट मिलेगा, हमें भैया अभी पेमेंट चाहिए, सीओसी ने वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो रिजेक्ट कैसे होगा, 66%, तो हर जगह 66% ही वाला चीज है। ठीक है, बस 75% आगे देखेंगे एक जगह है बताऊंगा, और 90% विड्रॉ केस में। ठीक है, तो 66% मेजोरिटी क्रेडिटर्स मिलकर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं कॉर्पोरेट डेटर एनी टाइम ड्यूरिंग सीआरपी प्रोसेस। सीआरपी प्रोसेस जैसे यहाँ पे गया 66% वोटिंग करके लिक्विडेशन दे सकते हैं, भैया तुमसे सीआरपी नहीं होगा, लिक्विडेट करो कंपनी को। ठीक है, रेजोल्यूशन प्रोफेशन कहा जाएगा, एडज्यूरिंग अथॉरिटी पास जाएगा कि भैया क्या होने वाला, हमारा लिक्विडेशन स्टार्ट करो, इस कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट करो। ठीक है, अब चौथा क्या, देखो पहला पॉइंट नहीं मिला, दूसरा पॉइंट रिजेक्ट हो गया, तीसरा पॉइंट सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया, चौथा पॉइंट डेटर कॉन्ट्रवेंस एग्रीड रेजोल्यूशन प्लान। मान लो ए ने अप्रूव कर दिया बट जो डेटर था ना, जो किंगफिशर था ना, वो भैया बोलता है कि हम नहीं मानेंगे बात। अब भैया तुमने क्या किया, कॉन्ट्रवेंशन कर दिया, तो अफेक्ट पर्सन कौन होगा यहाँ पे, क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स बोलेंगे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भैया क्या करो, भैया इसका है ना चालू करो लिक्विडेशन, ये नहीं मान रहा है, तो पहला आया नहीं, दूसरा रिजेक्ट हो गया, तीसरा सीओसी ने मना कर दिया, चौथा क्या हुआ, सब कुछ हाँ बोल दिया बट डेटर ने कॉन्ट्रवेन कर दिया कि प्लान को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो सब जाएंगे ए पास। ए क्या करेगा, पासिंग रिक्वायरिंग कॉर्पोरेट डेटर टू बी लिक्विडेटेड। ए बोलेगा भैया अब तुमसे सीआरपी नहीं होगा, अब भाई ताड़ो नहीं, अब मारो, तुम मारो इसको, खत्म करो। ठीक है, फिर क्या होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट होगा दैट कॉर्पोरेट डेटर इज इन लिक्विडेशन। पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा, भैया पहले तो चिल्ला के बोला कि सीआईपी चालू होने वाला है, अब फिर से पब्लिक अनाउंसमेंट कराना कि बैठ हमारा जो कॉर्पोरेट डेटर है ना उसका लिक्विडेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रिक्वायर्स सच ऑर्डर टू बी सेंट टू अथॉरिटी व्हिच कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। मान लो आरओसी को, एमसीए, ये सबको है ना, जहां जहां कॉर्पोरेट डेटर का जिस रेगुलेशन अथॉरिटी पे रजिस्टर है ना, वहां पे आपको उसको बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे जो कंपनी है ना उसका लिक्विडेशन चालू हो गया, तो आरओसी को बताना पड़ेगा, एमसीए जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पे जाके बताना पड़ेगा, ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलो अब सुनो क्या है, जब एक बार आपका लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया ना, तो कोई भी सूट, कोई भी अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं हो पाएगा किसके, कंपनी कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा या कॉर्पोरेट डेटर पे। ठीक है, सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग में बी इंस्टीट्यूटेड बाय लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो जो भी आपका लीगल, देखो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकता है, मे बाय लिक्विडेटर, लेकिन स्टार्ट करेगा कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे, बट आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, दैट इज नोन एज, इस चैप्टर में हमारा
ट्रायंगल, ठीक है। अब सुनो, रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट अप्लाई टू लीगल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू सच ट्रांजैक्शन एज नोटिफाइड बाय सीजी। अगर सीजी ने बोला कि ना कि मान लो जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है बोला कि हाँ ठीक है, उनके कंसल्टेंट से सीजी ने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के कंसल्टेंट ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, ये लीगल प्रोसीडिंग ये टाइप के सूट्स है ना, यहाँ पे अप्लाई होंगे, इस ट्रांजेक्शन में अप्लाई होंगे, तो वो अप्लाई होंगे। तो पहला केस है, देखो पहला कोई लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, कोई भी सूट लीगल प्रोसीडिंग नहीं चालू होगा। दूसरा क्या है, लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया तो कोई भी सूट प्रोसीडिंग से वो लिक्विडेटर चालू करेगा, बट ए का अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा। थर्ड क्या, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये सब ट्रांजेक्शन में सूट चलेंगे तो वो सूट होगा, ठीक है। अब एक बार आपको लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया, आप समझ जाना कि नोटिस ऑफ डिस्चार्ज हो गया। जो भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो भी वर्कमैन काम कर रहा है ना, भैया टाटा बाय बाय। बट नहीं होगा कब, जब बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेटर इज कंटिन्यू। अगर बिजनेस चालू रहा ठीक ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस तो भैया तुम आ सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा टाटा बाय बाय, ठीक है। अब एक बार जब एनसीएलटी ने पास कर दिया ऑर्डर लिक्विडेशन का, आपका मोरेटोरियम पीरियड लग जाएगा किस पे, उसके पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स पे रुक जाना, सारे प्रोसीडिंग्स रुक जाना, और कॉर्पोरेटर के एसेट्स पे रुक जाना, ठीक है। कोई एसेट्स को उठा नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, भैया आप देखो पहले कौन आया था, आईआरपी आया था, फिर आरपी आया था, अब नाउ लिक्विडेटर आएगा। लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऑन पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 33, जो कि लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सबमिशन टू रिटन कॉन्सेंट, ठीक है। अब जो भी लिक्विडेटर आ रहा है ना, एक सेकेंड, जो भी आरपी है ना, एक सेकेंड, सुनो, जो भी पहले आईआरपी आया, फिर आरपी आया, फिर लिक्विडेटर आएगा। तो जो भी आरपी है ना वो लिक्विडेटर बन सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू रिटन कंसेंट। तो आरपी से पूछा जाएगा भैया अपना कंसेंट दो, अगर आपको लिक्विडेटर बनना है तो आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाउ वेयर A shall by order replace RP if registration plan rejected for failure to meet requirements of section 30 subsection 2। अगर मान लो RP था और RP को पास अप्रूवल के लिए गया, COC ने मतलब रजिस्ट्रेशन प्लान अप्रूवल गया, और RP का क्या हो गया, ये प्लान रिजेक्ट हो गया, तो ए क्या कर सकता है, बोलेगा भाई ये इनकैपेबल है, इसको हटाओ। या मान लो बोर्ड बोले कि भाई एक रिकमेंडेशन दे रहा है ए को कि दैट आरपी शुड बी रिप्लेस, भाई इसे काम नहीं हो रहा ना, इसको हटाओ। पहला क्या हुआ, इस बंदे ने प्लान को अप्रूव नहीं कर पाया, काम नहीं हो रहा, इससे हटाओ। कंफर्मेटिव नहीं था, मतलब यहाँ पे सब ऑपरेशन क्रिएटर का काम वो नहीं देखा कि उसको सही से पैसा मिलेगा नहीं देखेगा, ठीक है। सेकंड क्या, बोर्ड बोले ए को भैया इसको हटाओ। इफ थर्ड क्या बोले, आरपी जो है ना यहाँ पे वो कंसेंट नहीं दिया तो भैया ये हट जाएगा, ठीक है। अब मैनर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या होगा, ए में डायरेक्ट द बोर्ड, ए कहाँ जाएगा सर, हमेशा जाएगा बोर्ड के पास। जब भी आरपी को अपॉइंट करना पड़ेगा वो जाएगा बोर्ड के पास। टू प्रपोज नेम टू बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर, तो ए क्या करेगा, बोर्ड के पास जाएगा, ठीक है। ए जाएगा बोर्ड के पास, बोर्ड को बोलेगा कि भैया हमें चाहिए लिक्विडेटर का नाम चाहिए, प्लीज लिक्विडेटर का नाम हमें दो। बोर्ड कितना टाइम लेगा, बोर्ड लेगा 10 डेज। तो यहाँ पे IBBI बोर्ड होता है, बोर्ड कितना टाइम लेगा, 10 डेज लेगा। उस 10 डेज में बोर्ड को अपना नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा लिक्विडेटर का, अलॉन्ग विद रिटन कंसेंट। तो जो लिक्विडेटर अपॉइंट करने वाला है बोर्ड उसका नाम लेगा और उसका रिटन कंसेंट लेगा, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिकमेंडेशन ए टू अपॉइंट, ठीक है। अब जब से रिकमेंडेशन आ गया यहाँ पे ए अपॉइंट करेगा जो भी लिक्विडेटर है, ठीक है। तो 3 किस्ता है। एक यहाँ पे समझो मैनर ऑफ रिप्लेसमेंट कैसे होगा, ए कहाँ जाएगा, बोर्ड के पास। बोर्ड क्या बोलेगा, बोलेगा ठीक है हम देते हैं ना। बोर्ड क्या देगा, एक नाम प्रोवाइड करेगा और रिटन कंसेंट देगा 10 डेज के अंदर। एक बार जब रिकमेंडेशन आ गया ए अपॉइंट करना चालू कर देगा, ठीक है। अब जो भी पावर ऑफ बोर्ड था ना, KMP था ना, पार्टनर्स था ना ऑफ कॉर्पोरेटर, सेल सीज रुक जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, टू इफेक्ट एंड सेल वेस्ट पे रेगुलेटर। तो जो भी पावर ऑफ बोर्ड थे, की मैनेजर पर्सन्स थे, पार्टनर्स थे, सबके पावर हट जाएंगे। एक बार लिक्विडेशन चालू हो गया कंपनी में ना, तो सबके पावर हट जाएंगे। सारा पावर किसके पास चला जाएगा, सारा पावर चला जाएगा लिक्विडेटर के पास, ठीक है। ये पावर लेके बैठेगा, ठीक है। Now what is the powers and duties of liquidator? Very simple, as same as the IRP। जैसे IRP के पावर्स थे ना, सेम एज लिक्विडेटर के पावर है, सिंपल ये है। वेरीफाई करेगा क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, जो भी क्रेडिटर्स ने क्लेम दिया उसको वेरीफाई करेगा, इनवॉइसेस चेक करेगा। सेकंड क्या, कैरी आउट बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन, देखेगा भैया अगर बिजनेस चलने लायक है तो चलाएगा, लिक्विडेशन का पैसा आएगा वहां से। कस्टडी ले लेगा, जो भी कॉर्पोरेटर के सारे एसेट्स, प्रॉपर्टी, इफेक्ट, एक्शनेबल क्लेम्स है, सबकी कस्टडी ले लेगा। थर्ड क्या, इवैल्यूएट करेगा, एसेट करेगा कितना पैसा आ सकता है। मान लो क्रेडिटर समथिंग 500 करोड़ है और एसेट समथिंग 700 करोड़ है, तो पता चलेगा कितने का एसेट्स तुम्हारे पास है, कितने का प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, एक इवैल्यूएट करेगा। मेक प्रोग्रेस रिपोर्ट टू ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, एक रिपोर्ट बनाते रहेगा टाइम टू टाइम, मान लो हर 6 मंथ्स पे एक रिपोर्ट बनाते रहेगा। तो नॉट सो इंपॉर्टेंट, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर, पर समझने का समझ लो।
क्लेम वेरीफाई करेगा, कस्टडी ले लेगा, सारे एसेट्स को अपनी कस्टडी में डाल लेगा, कॉर्पोरेट का चेक करेगा बिजनेस रनिंग हो सकता नहीं हो सकता है, चेक करेगा एसेट चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा कितने का एसेट्स है। एंड फिफ्थ क्या है, मेकिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है कॉर्पोरेट डेटर का, कितने पैसे आ चुके हैं, कितने लाइबिलिटीज को सेट ऑफ कर दिया गया है। सर नाउ लिक्विडेशन स्टेट, सर लिक्विडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, कौन कौन कंपनी की प्रॉपर्टी है, मतलब वो नहीं बोलते प्यार से कि आपका मेरा क्या, हम क्या क्या आपका और क्या मेरा, सब तो हमारा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विडेशन स्टेट में क्या होता है, लिक्विडेशन स्टेट में ये जानना होता है कि कंपनी की प्रॉपर्टी कौन कौन से है। तो सर देखो सिंपल बताओ, अगर आपको ये पढ़ना है लिक्विडेशन स्टेट तो बस इतना समझ लो कंपनी की प्रॉपर्टी कौन कौन नहीं है, ठीक है। सुनो, एसेट ओन्ड बाय अदर्स, ऐसे एसेट्स जो दूसरे के हैं बट कॉर्पोरेट डेटर क्या है, पोजीशन में है, मतलब कॉर्पोरेट डेटर उसको बस यूज कर रहा है, तो यूज करने से वो आपका एसेट नहीं हो पाएगा। जैसे ट्रस्ट, बेलमेंट, ऐसे है ना चीज, क्या होता है ये सब होता है। बेलमेंट केस में क्या होता है, एसेट दूसरे का यूज आप कर रहे हो, तो इस केस में एसेट आपका नहीं होगा, तो आपके लिक्विडेशन स्टेट में नहीं होगा। सर लिक्विडेशन स्टेट इज जस्ट लाइक एक बास्केट है, इस बास्केट में हमें ये पता करना है कौन कौन सी कंपनी की प्रॉपर्टी है, बिकॉज एक बार जब लिक्विडेशन स्टेट बन जाएगा ना तो हमें इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कितने का एसेट वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि उसी हिसाब से क्रेडिटर्स को सेट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो एक पहला केस क्या है, जो एसेट्स अदर का है, हमारे पास बस पोजीशन है, हम उसको चला रहे हैं। जैसे मैंने दोस्त से बाइक लिया ना, बस चलाने के लिए बाइक लिया, मैं ओला सर्विसेज देता हूं, लेकिन बाइक मेरे दोस्त का है, तो एक्सेप्शन क्या है, वो बाइक दोस्त करेगा, मैंने बस पोजीशन लिया उसका। सेकंड क्या है, कोलेटरल एसेट्स हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब तुमने कुछ लोन लिया, तुमने एज ए कोलेटरल एसेट्स दिया है फाइनेंशियल प्रोवाइडर को, मान लो कि जैसे चार्जेस में होता है ना, सामने वाले से लोन लिया और आपने क्या किया, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिया, तो भैया कोलेटरल सिक्योरिटी दिया, इन द केस ऑफ डिफॉल्ट वो सिक्योरिटी उसका हो जाएगा, तो इस केस में सिक्योरिटी उसका ही हो जाएगा, एसेट उसका ही रहेगा। सपोज किंगफिशर, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने 20 करोड़ दिया, किंगफिशर ने बोला ये हमारी प्रॉपर्टी, तो चार्ज क्रिएट हो गया इस पर प्रॉपर्टी पे, तो ये इसके लिए हो गया प्रॉपर्टी पे। किंगफिशर क्योंकि कहने कहीं तुम्हारे डिफॉल्ट किया तो प्रॉपर्टी इसके पास चला जाएगा। सेकंड क्या, पर्सनल एसेट, बहुत सा क्वेश्चन आता है, क्या पर्सनल एसेट शेयर होल्डर्स या पार्टनर का लिक्विडेशन स्टेट में आएगा, मतलब अगर मान लो लिक्विडेशन हो गया, क्या पर्सनल एसेट बेच के पैसा निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। चौथा क्या है, एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, आपके सब्सिडरी भले वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, सब्सिडरी का एसेट आपका एसेट नहीं होगा, ठीक है। एसेट सब्जेक्ट टू सेट ऑफ बिटवीन कॉर्पोरेट एनी अदर क्रेडिटर म्यूचुअली, ठीक है। अब ये नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी एसेट्स जो सेट ऑफ कर रहे हो कॉर्पोरेट डेटर और क्रेडिटर्स मिलके बैठ के बोले हो कि हाँ भैया ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ऐसे करके, तो जो उनका है वो उनका ही रहेगा, ठीक है। अब सुनो, आपको यहाँ पे 4 चीज याद रखना है। ऐसे एसेट जो आप बस यूज कर रहे हो, ऐसे एसेट्स जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी जमा किए हुए हैं, आपके पर्सनल एसेट्स नहीं आएंगे, और सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स नहीं आएंगे, जो भी सब्सिडरी कंपनी इंडिया की हो फॉरेन की हो, सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स नहीं आएंगे। और ऐसे एसेट्स जो कॉर्पोरेट डेटर और क्रेडिटर ने मिल बांट के बांटे हुए हो, म्यूचुअली बांटा हो, और कॉर्पोरेट डेटर ने क्रेडिटर्स को दिया हो, वो एसेट नहीं आएगा, ठीक है। मान लो कुछ डिफॉल्ट किया, बोले कॉर्पोरेटर ये लिख ले अरेंजमेंट के कॉम्प्रोमाइज के लिए 40 करोड़ का एसेट था, 50 करोड़ लोन था, वो रख ले, तो क्रेडिटर ने रख लिया ना, तो भैया वो उसी के होंगे, तो ये सारे नहीं आएंगे, ठीक है। तो सर आएंगे क्या क्या, जो एसेट्स कंपनी का है, एसेट्स ओवर विच कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप, जिसके पास कंपनी का ओनरशिप है, भले वो पोजीशन है या नहीं है, ठीक है, पोजीशन भले दूसरे पास, यहाँ पे उल्टा हो गया, एसेट आपका है, आपने दूसरे को पोजीशन दिया, तो वो एसेट आपका है ना, तो लिक्विडेशन स्टेट में आएगा, फिर इस बास्केट में आएगा, तो टिक लग जाएगा, ठीक है। ऐसे एसेट्स जो कोर्ट के रिगार्डिंग अभी डिस्प्यूट्स में, मतलब अभी इस पे ना क्लियर नहीं हो रहा ओनरशिप क्या है, बट आपका भी ओनरशिप, आपके बड़े भाई का ओनरशिप है, कंपनी का ओनरशिप है, इसका भी ओनरशिप है, तो वो भी एसेट्स अगर कोई कोर्ट के रिगार्डिंग है ना, डिटर्मिनेशन हुआ है ना ओनरशिप कोर्ट के रिगार्डिंग तो वो भी आपका आएगा, ठीक है। तो सर इसके लिए मैं बताऊं, सिंपल से मैं इतना बताऊं, बस इतना जान लो कि कौन आपका नहीं है। देखो इसमें आप दिमाग लेने जाऊंगा, शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स में आप जाओगे, शेयर्स आपने होल्ड किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, ठीक है, वो आपका रहेगा, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, वो आपका एसेट रहेगा। तो मैं आपको बताऊं लिक्विडेशन स्टेट समझना है ना, आपको बस इतना समझ लो कि कौन आपका नहीं है, उसके अलावा जो बच गया है इसके अलावा वो सब आपका है, ठीक है। चलो चलो अब नाउ सेक्शन नंबर 37 वो लिक्विडेशन स्टेट समझना बहुत सिंपल, ठीक है, समझ लो, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप इतना समझ लो कौन सा लिक्विडेशन स्टेट में नहीं आएगा। सब देखो फिर से समझा देता हूँ, जो कॉर्पोरेट डेटर है ना, उसने एसेट बस पोजीशन में लिया है, एसेट ओनरशिप दूसरे का है, तो वो नहीं आएगा। सेकंड क्या है, आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एसेट जमा किया ना किसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पास, वो नहीं आएगा। थर्ड क्या, आपके पर्सनल एसेट्स किसके पर्सनल एसेट, शेयर होल्डर्स के, पार्टनर के, डायरेक्टर के पर्सनल एसेट्स, वो नहीं आएगा। ऐसे एसेट्स सब्सिडरी के एसेट्स आप नहीं बेच सकते हो, ठीक है,
आप जो मेन कंपनी उसके एसेट्स बेच सकते हो, और ऐसे एसेट्स जो क्रेडिटर्स को हमने दे दिया है अर्न सेटलमेंट, वो ऐसे एसेट्स लिक्विडेशन स्टेट में नहीं आएंगे, मतलब इसके अलावा जो भी बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्योंकि ये नाम पढ़ना मुश्किल होता है, मैं समझाऊंगा अभी फास्ट ट्रैक में। फास्ट ट्रैक क्या है, इसको महान फास्ट ट्रैक बोलो, बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम कल है, इतना समझ लो, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब पावर टू लिक्विडेटर टू एसेस इंफॉर्मेशन। अब क्या लिक्विडेटर के पास पावर है कि आप कंपनी से इंफॉर्मेशन निकाल सके। यस, लिक्विडेटर सैल है, मैंडेटरी बोला, सैल है द पावर टू एसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन एंड प्रूफ ऑफ क्लेम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिक्विडेशन स्टेट। ऐसे मान लो आपको टैली से एंट्री निकालना होगा, ठीक है, सैप से एंट्री निकालना पड़ेगा, कहीं से एंट्री निकाल सकता है रिगार्डिंग उस क्रेडिटर का कितना पेमेंट बचा, क्या पेमेंट बचा, सबसे निकाल सकता है। तो आपका इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकता है और आपसे इन्फॉर्मेशन निकाल भी सकता है रिगार्डिंग क्या, प्रूफ ऑफ क्लेम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिक्विडेशन स्टेट एसेट्स, कि आपके ये स्टेट सच में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा पर्सनल एसेट, जबकि ये कंपनी के एसेट्स है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल एसेट्स नहीं आता लिक्विडेशन स्टेट में, कंपनी का एसेट्स आता है। व्हाट इज लिक्विडेशन स्टेट? सर इट्स अ बकेट जहां पे एसेट्स जाएंगे और एक एसेट्स बचेगा। जैसे मान लो लिक्विडेशन स्टेट क्या होता है, सिंपल समझाता हूं। लिक्विडेशन स्टेट क्या, वो एक बकेट है जिसके अंदर आपके जो एसेट्स है, कंपनी के एसेट्स है, बस वही जाएंगे और एक प्रॉपर एसेट्स का झूठ पता चल जाएगा, इसी एसेट्स का वैल्यू निकाला जाएगा, फिर क्रेडिटर्स को सेटअप किया जाएगा। तो लिक्विडेशन स्टेट के एग्जाम्पशंस पढ़ लेना, जो नहीं आते हैं, उसके अलावा सारे लिक्विडेशन स्टेट के एसेट्स में जाएंगे। अब क्रेडिटर क्या करेगा, रिक्वायर करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सुनो, क्रेडिटर को क्या चाहिए, क्रेडिटर जो है ना, क्रेडिटर जिसने लोन दिया है कंपनी को, वो बोलेगा लिक्विडेटर से कि हमें कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। अब लिक्विडेटर क्या दे या नहीं देगा? सर लिक्विडेटर विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा, या तो इन्फॉर्मेशन दे देगा या बोलेगा प्रोवाइड रीजन फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये बताएगा कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ये रीजन हमारे ऐसे 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 है। तो ठीक है, क्रेडिटर्स जाएगा लिक्विडेटर पास, बोलेगा हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन बोलेगा लिक्विडेटर हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, या तो दे देगा 7 दिन के अंदर, तो याद रखना 7 दिन के अंदर या तो दे देगा या तो बोलेगा हम नहीं दे सकते, उसके रीजन रिकॉर्ड करेगा। सर नाउ कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम, नहीं कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है। सर क्या होता है, जैसे मान लो कि लिक्विडेशन चालू हो गया तो बहुत सारे क्लेम्स आने चालू हो गए, ए बी सी डी ई एफ, सबको कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। सुनो, लिक्विडेटर टू कलेक्ट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स विद इन 30 डेज ऑफ लिक्विडेशन कमिटमेंट डेट। 1 मई को लिक्विडेशन कमिटमेंट डेट चालू हो गया तो 30 दिन के अंदर है ना, सारे क्लेम्स जो होगा ना क्रेडिटर्स के, वो फिर से मंगाया जाएगा, ठीक है। तो सर बहुत झंझट है लिक्विडेशन करना, देख रहे हो, लेकिन अच्छा प्रोसेस है, पहले बहुत लंबा प्रोसेस लगता था, ठीक है। अब सबमिशन ऑफ क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ सच क्लेम विद एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब देखो हमें क्या बोला, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे कितने कितने का पैसा बचा हुआ हमें। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी, आप फिर से फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात कर रहा हूं, जो आप जाओगे ना बोलोगे कि हमारा 20 करोड़ का है, तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में है ना, आप इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है, जस्ट लाइक अ कुंडली, कितने किसको क्या लोन गया होगा, तो आपका इन्फॉर्मेशन होगा वहां पे। इफ इन्फॉर्मेशन है आपका वहां पे, तो आयु के द्वारा जो सर्टिफिकेट होता है, या मान लो आयु में इन्फॉर्मेशन है उसको साथ लेते हैं ना फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, आपको इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबमिशन ऑफ क्लेम बाय ओसी, सच मैनर एंड सच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। देखो एफसी जा रहे हो तो आयु के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होता है ना लेके आना, क्योंकि आयु में कंपनी वाइज किसने कितना लोन रखा हुआ है वो सब होता है। तो एफसी वालों के लिए आयु लेके आना, ओसी वालों के लिए जैसा बोर्ड बोलेगा वैसे लेके आना। सपोज बोलेगा आपको एक डॉक्यूमेंट लेके आना है, आपको एविडेंस लेके आना है, आपको बैंक एफिडेविट लेके आना है, तो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एफसी आपके लिए आयु का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जो पार्टली एफसी पार्टली ओसी, मान लो सपोज कंपनी को दिया 10 करोड़, जैसे 5 करोड़ एज एफसी के पोस्ट से था, 5 करोड़ एज ओसी के पोस्ट से था, ठीक है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट एंड इन केस ऑफ ओसी टू द एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनल डेप्ट, ठीक है, ऑपरेशनल डेप्ट। क्रेडिटर में वैरी और विड्रॉल क्लेम, सुनो, आप जो फाइनेंशियल डेप्ट है ना 5 करोड़ के लिए, तो इसमें आप आयु लेके आना, और जो 5 करोड़ का ऑपरेशन है ना, इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट जो आईबीबीआई बोलेगा, बोर्ड बोलेगा, वैसा लेके आना। तो आप पार्टली फाइनेंशियल क्रेडिटर या पार्टली ऑपरेशन क्रेडिटर हो। तो क्रेडिटर मान लो कि जो उसमें आया, क्रेडिटर ने बोला कि कोई बी नाम का क्रेडिटर था, उसने जो उसमें फेक डाल दिया, बोला कि हमारा 50 करोड़ का लोन है। बाद में ना प्रोफेशनल ने जो लिक्विडेटर बोला कि जो झूठ बोलेगा ना, तो जितने क्लेम डालना उसका दुगना पैसा पेनल्टी देना पड़ेगा। ये बोला कि भैया विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो क्या क्रेडिटर एक बार डालने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं क्लेम को? यस, विद इन 40 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। मान लो 14 मई को क्लेम दिया ना, तो 14 मई से लेकर 28 मई तक 14 दिन के अंदर क्या कर सकता है, क्लेम को विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। 14 दिन के अंदर क्या हो सकता है, क्लेम को विड्रॉ कर सकता है अगर गलत क्लेम दिया तो, जानबूझ के क्लेम दिया तो। अब वेरिफिकेशन हुआ क्लेम का, कौन करेगा? लिक्विडेटर। तो सुनो, लिक्विडेटर विद इन टाइम स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। से यहाँ कौन सा बोर्ड है, यहाँ आईबीबीआई, ठीक है। आईबीबीआई बोर्ड जो होता है ना, वो लिक्विडेटर को टाइम देगा, उसी टाइम में वेरीफाई करना होगा क्लेम को, सपोज 60-50 जो भी डे होगा, ठीक है। अब लिक्विडेटर क्या कर सकता है, मे रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नेसेसरी फॉर वेरीफाइंग क्लेम्स। लिक्विडेटर और भी डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, किससे किससे? क्रेडिटर्स हैं, कि भैया उसको लगा ये 50 करोड़ का लोन है ना, झूठ बोल रहा है, मेरे को और डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें तुम्हारा
लेजर चाहिए, हमें तुम्हारा बैलेंस शीट चाहिए, हमें बैलेंस शीट दो क्रेडिटर, ठीक है, या कॉर्पोरेट डेटर से भी ले सकता है या अदर कोई पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉय उससे भी ले सकता है। तो लिक्विडेटर वेरिफिकेशन क्लेम करने बैठेगा ना, जब लिक्विडेटर वेरिफिकेशन करने बैठेगा ना, सबसे पहले क्या बोलेगा, क्रेडिटर से इन्फॉर्मेशन मांगेगा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, कॉर्पोरेट डेटा से इन्फॉर्मेशन मांगेगा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, अदर पर्सन से इन्फॉर्मेशन मांगेगा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम, सुनो, लिक्विडेटर क्या करेगा, 30 दिन के अंदर वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम करेगा, ठीक है। एडमिट या रिजेक्ट, जिस दिन एडमिट हो गया रिजेक्ट हो गया उसके 7 दिन के अंदर कम्युनिकेट कर देगा क्रेडिटर्स को और कॉर्पोरेट डेटर को कि हाँ इतने क्लेम्स एडमिट हुए हैं और इतने क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो देखो 30 दिन के अंदर वेरीफाई करेगा, जिस दिन वेरीफाई हो गया वहां से एडमिट रिजेक्ट करेगा, फिर जिस दिन एडमिट रिजेक्ट हो गया वहां से 7 दिन के अंदर कम्युनिकेट कर देगा किसको, क्रेडिटर्स को और कॉर्पोरेट डेटर को। और जो भी रिकॉर्ड इन राइटिंग अगर रिजेक्ट किया है ना तो उसके रिकॉर्ड राइटिंग कर लेगा, क्यों रिजेक्ट किया, कैसे रिजेक्ट किया, किसका रिजेक्ट किया है, तो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिशन होगा 30 दिन के अंदर, आपको कम्युनिकेट करना है क्रेडिटर्स को कॉर्पोरेट डेटर को 7 दिन के अंदर, जहां पे आपने एडमिट किया रिजेक्ट किया और रिजेक्शन का आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ क्लेम, वैल्यूएशन कैसे होगा, जैसे आईबीबीआई बोर्ड बोलेगा उसी हिसाब से वैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको, ऐसा बिल देख के वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन करो, आपको क्रॉस कंफर्मेशन करके वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन करो, जैसे करना है करो, ठीक है। अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर, अब मान लो लिक्विडेटर ने कुछ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जबकि वो जेन्युइन क्लेम्स है, सपोज 100 करोड़ के क्लेम रिजेक्ट कर दिया जबकि वो जेन्युइन क्लेम्स है, तो लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग क्लेम, या मान लो ऐसे क्लेम एक्सेप्ट कर लिया ना जो जेन्युइन नहीं थे, तो यार दोनों केस में, ठीक है। तो रिसीप्ट ऑफ डिसीजन बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, विद इन 14 डेज अपील टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो आप ए के पास जाके अपील कर सकते हो उस लिक्विडेटर के खिलाफ। जो भी क्रेडिटर्स है ना वो 14 दिन के अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, अगर लगे वो लिक्विडेटर ना जानबूझ के ये क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया या जानबूझ के क्लेम को रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। रिसीप्ट ऑफ सच डिसीजन बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, तो क्रेडिटर का जो डिसीजन आया ना रिजेक्ट का, या देखो यहाँ पे देखो कौन सा बोल रहा है, देखो यहाँ पे हमें जो कम्युनिकेट करना होता है ना क्रेडिटर्स को, रिजेक्ट हो गया तभी कम्युनिकेट करना है, एक्सेप्ट हो गया तभी कम्युनिकेट करना है। तो अगर ये क्रेडिटर लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है तो 14 डेज के अंदर ये कहा जा सकता है अपील फाइल करने, कहाँ पे, ए पे, क्योंकि ए कहीं आया नहीं था बीच में, अदरवाइज ए आता है तो हम एनसीएलटी के पास जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल एनसीएलटी के पास आएंगे। ऑप्शन नाउ व्हाट इज प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, मेरे हिसाब से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सर ऐसे पोजीशन में डाल देना जो बेटर हो गया, सिंपल इतना समझ लो, आपको ऐसे पोजीशन में डाल दिया ना, प्रेफरेंशियल मतलब क्या हो गया, आपको प्रेफरेंस दे दिया। सब बचपन पढ़ते हैं ना सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यहाँ पे आपको डिविडेंड का प्रेफरेंस मिलता था बट आपको वोटिंग नहीं मिलता था, लेकिन आपको डिविडेंड का प्रेफरेंस मिलता था, याद आ रहा है। तो यहाँ भी कुछ आपको प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस करके आपको प्रेफरेंस दे दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं आप एक वाटरफॉल पड़े हो गए, सबसे देखो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक आइडिया हो जाएगा। प्रेफरेंस मतलब क्या हुआ सुनो, मान लो आप यहाँ पे फॉल करते थे और आपको प्रेफरेंस देके ना यहाँ पे फॉल करा दिया, तो मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया है, 20 करोड़ ये ले लिए, 80 करोड़ ये ले लिए, तो यहां तक आते थे पैसे नहीं बचा ना, तो जानबूझ के आपको यहां से उठा के यहां पे कर दिया गया, आपको प्रेफरेंस दे दिया गया कि आपको सिक्योर क्रेडिटर बना दिया गया, अनसिक्योर से आपको प्रेफरेंस दिया, समझो, आपको प्रेफरेंस दिया। तो सर इस केस में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना समझ लो दिमाग खुल जाएगा। सुनो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स या सिक्योरिटी या गारंटर या एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशन क्रेडिटर और एनी लायबिलिटी सच दैट ट्रांसफरी गेट्स प्रेफरेंस अंडर सेक्शन 53 में जो ये वाटरफॉल होता है ना, उसमें आपको प्रेफरेंस मिल गया, आपको सिक्योर क्रेडिटर बना दिया, आपको कोई प्रॉपर्टी दे दिया और कहीं ना कहीं आप सिक्योर क्रेडिटर हो गए, तो आपको 53 में कुछ प्रेफरेंस बनाया जाना, जिससे आप 53 में ऊपर आ जाओगे, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा पेमेंट करने टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स को, क्योंकि एसेट्स को बेच के लिक्विडेशन का पेमेंट होता है, जो क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है, तो आपको अनसिक्योर से सिक्योर कर दिया गया, आपको प्रेफरेंस दिया गया, आपको अनसिक्योर से सिक्योर बना दिया गया, तो ऐसा कुछ काम होता है ना, तो भैया क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा, फिर वो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा, उसका क्या होगा भी देखेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड डेट, आपको कोई पुराना डेट था, आपको जल्दी से ना आपको प्रेफरेंस देके अनसिक्योर से सिक्योर कर दिया, बोला ये रख लो क्रेडिटर, क्रेडिटर बोला कि भाई मैं तो पेमेंट मिलेगा ही नहीं, मैं तो अनसिक्योर हूँ, मतलब टेंशन क्या लेता है, मैंने तेरे को सिक्योर कर देना, ये हमारा एसेट रख ले, हम बोलेंगे तो सिक्योर्ड है, ठीक है। अब सुनो, एक्सक्लूड होंगे, मतलब कौन सा प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं होंगे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया, ठीक है। जो मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आपने ऐसा किया तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। अब सुनो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अब सुनो इंपॉर्टेंट क्या सुनो, आरपी लिक्विडेटर शैल अप्लाई टू एनसीएलटी, अब लिक्विडेटर लगाना कुछ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस हुए हैं, आपको ना अनसिक्योर से किसी बंदे को, मिस्टर राज है, उसको अनसिक्योर से सिक्योर किया गया, ठीक है। तो आरपी कहा जा सकता है एनसीएलटी पास, एनसीएलटी क्या करेगा, उसको वाइड डिक्लेयर कर देगा या बोलेगा रिवर्स करो ट्रांजेक्शंस को, या अगर आपने कुछ एसेट्स बेच दिए हो ना सामने वाले को, मान लो कंपनी ने सिक्योर करके इसको एसेट दिए राज को, राज ने इसको बेच डाला जल्दी जल्दी में, अब इसका पैसा जो है ना, ये पैसा भी वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। गारंटी दिया हो तो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। चलो,
तो सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस मिल रहा है आपको, तो भैया क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वो ट्रांजेक्शंस, एसेट ले लिए जाएंगे, अगर एसेट बेच दिया गया है तो कैश ले लिया जाएगा, ठीक है। बट एक्सक्लूड क्या क्या होगा, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन हुआ है तो एक्सक्लूड होगा, कोर्ट के ऑर्डर द्वारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो एक्सक्लूड होगा, या मान लो आपने ना कुछ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया है, सुनो आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, हाल फिलहाल का ताजा सिक्योरिटी इंटरेस्ट था, और आपने वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ना आईयू में ना इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में 30 दिन के अंदर रजिस्टर कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं आप जेन्युइन पर्पस से काम कर रहे हो। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ आईयू में रजिस्टर नहीं कराया, आपको फेक ही पर्पस से काम करना था। यहाँ पे क्या हुआ, आपका जेन्युइन था, आपने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, आपने उसको है ना प्रेफरेंस सिक्योर क्रेडिटर कर दिया, और उसके एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट दिया, उसको सिक्योरिटी एग्रीमेंट बनाया, और वो एग्रीमेंट जाके आईयू में रजिस्टर कर दिया विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर जिस दिन से वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट बना, तो भैया ये चलेगा, ये प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन जो है ना वो प्रेफरेंशियल नहीं होगा। अब सर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या ये है, अगर कोई रिलेटेड पार्टी है ना उसके साथ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो हमें पिछले 2 साल तक जाके देखना है क्या ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सपोज 1 मई को हमारा इंसॉल्वेंसी चालू हुआ है, ठीक है, 1 मई 2021, ठीक है, 1 मई 2020, 1 मई 2019, मान लो यहाँ पे ना कंपनी ने क्या किया, अपने बेटे को है ना, कंपनी ओनर ने अपने बेटे को ना कुछ सिक्योरिटी ये दे दिया, या मान लो किसी क्रिएटर्स को है ना प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है, तो या मान लो ये क्रिएटर था ना, कंपनी के ओनर का रिलेटेड पार्टी था, या कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी था, या किसी केएमपी को दे दिया, ठीक है, जो रिलेटेड पार्टी है, सिंपल बात, जो रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, नॉट एम्प्लॉय, ठीक है, रिलेटेड पार्टी। मान लो कोई क्रिएटर था, वो रिलेटेड पार्टी था, क्रिएटर हमारा कोई हो सकता है रिलेटेड पार्टी हो, चाचा पापा बुआ फूफा कोई भी हो सकता है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी है। तो क्या इस डेट में जो क्रिएटर रिलेटेड पार्टी मिला, क्या ये प्रेफरेंस होगा? यस, क्योंकि रिलेटेड पार्टी में हमें 1 साल नहीं 2 साल पीछे जाकर देखना पड़ता है, बट हमारा कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। अगर मान लो ये रिलेटेड नहीं होता तो क्या ये हो पाता? नहीं, बिल्कुल रिलेटेड पार्टी में नहीं होता है ना, तो हमें 1 साल पीछे जाकर देखना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी है तो 2 साल, अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है तो 1 साल। सपोज मान लो फिर से 1 जून 2021 को आपका लिक्विडेशन चालू हुआ, सर इससे 1 साल पहले क्या हुआ, 1 जून 2020, ठीक है, फिर क्या हुआ 1 जून 2019, आपने यहाँ पे मतलब 1 जून 2019 1 जून 2020 में यहाँ पे ना किसी पर्सन को क्या किया, प्रेफरेंस दे दिया, सिक्योर क्रेडिटर अनसिक्योर से सिक्योर बना दिया। तो कि यहाँ पे आपने जो प्रॉपर्टी दिया, क्या इस प्रॉपर्टी को लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। रिलेटेड पार्टी नहीं है तो हम 1 साल पुराना ही जाके देख सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ वाला देख सकते हैं, मतलब 1 जून 2021 से 1 जून 2020 यहाँ वाला देख सकते हैं। बट अगर रिलेटेड पार्टी है ना तो हम 2 साल जा सकते हैं। याद रखना, रिलेटेड पार्टी किसमें 2 साल पीछे जाकर देखेंगे कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, ऐसा प्रेफरेंस वाला। अगर रिलेटेड नहीं है तो 1 साल। सर क्वेश्चन में देगा रिलेटेड नॉन रिलेटेड, क्वेश्चन में देगा, ठीक है। सर नाउ व्हाट इज अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने वो ट्रांजेक्शन किए ना जो कि बहुत लेस में थे, मतलब कॉस्ट आपका इतना ज्यादा था और आपने सेल कर दिया उसके हाफ में। कहीं ना कहीं आपने ना अपने एसेट्स को ना बचाने की कोशिश की। मान लो आपको पता था कि एसेट्स बिकेगा ना यहाँ पे, तो सारा पेमेंट चल जाएगा क्रेडिटर्स को, तो आपने क्या किया, जल्दी जल्दी में ना ये एसेट को बेच दिया। इतना जल्दी बेच दिया ना कि आपको बोल दिया कि हमने ये एसेट बेच दिया, हमारा लिक्विडेशन स्टेट में नहीं आएगा, ये पोजीशन दूसरे पास चला गया। भैया कितनी बेचा? तो कॉस्ट 100 करोड़ था, हमने जल्दी में 20 करोड़ बेच दिया, मतलब पागल समझा गया। तो ऐसे अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पोरेट डायरेक्टर या आपने क्या किया, किसी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, एनी पर्सन, या आपने क्या किया, सीडी ट्रांसफर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन सिग्निफिकेंटली लेस देन कंसिडरेशन प्रोवाइडेड बाय सीडी, मतलब कॉस्ट से बहुत कम में आपने क्या किया, वो ट्रांजेक्शंस कर डाला, ठीक है। और मतलब समथिंग वही 100 करोड़ का 20 करोड़ कर डाला, या आपने कोई गिफ्ट दे दिया। एक्सक्लूड क्या होगा, ऑर्डिनरी कोर्स वाला। सर देखो यहाँ पे फिर से वही चीज, रिलेटेड पार्टी को आपने मान लो गिफ्ट दिया तो 2 साल पीछे जाकर देखोगे, नॉट रिलेटेड पार्टी है तो 1 साल पीछे जाकर देखोगे, ठीक है। अब आरपी लिक्विडेटर को लगेगा कुछ ऐसा हो रहा है कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है। देखो पहला क्या था, प्रेफरेंस, वहां पे अनसिक्योर से सिक्योर कर दिया आपने, कुछ ऐसा प्रेफरेंस दे दिया जो सेक्शन 53 वाटरफॉल में फॉल कर गया और ऊपर पोजीशन में आ गया। यहाँ पे क्या आपने अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस कर दी, क्यों? क्योंकि आपको पता था लिक्विडेशन स्टेट में एसेट जाएगा, बिकेगा तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला, हमें काम करते 20 करोड़ में बेच डालते हैं, ठीक है। तो आपने 20 करोड़ बेच डाला, तो ऐसे काम करोगे ना, तो अगर रिलेटेड पार्टी है ना तो 2 साल पुराना जाकर ट्रांजेक्शन देखेंगे कि आप हो सकता है फरवरी में बेच डाले होगे। अगर नॉट रिलेटेड पार्टी तो हम 1 साल पुराना जाके देखेंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम याद रखना, 2 साल पुराना रिलेटेड पार्टी, नॉट रिलेटेड पार्टी 1 साल पुराना। अब आरपी लिक्विडेटर क्या करेगा, अप्लाई करेगा एनसीएलटी को, बोलेगा भैया ये तो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुआ, प्लीज इसको रिवर्स करिए। तो एनसीएलटी क्या करेगा, आफ्टर सेटिस्फाइड इसको वाइड डिक्लेयर कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। ये सब नॉर्मली हर केस में यही है, वाइड हो जाएगा, डिक्लेयर कर देगा, रिवर्स कर देगा। लेकिन सुनो सर, इफ लिक्विडेटर नहीं बता रहा है, मतलब लिक्विडेटर को पता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस है, एंड लिक्विडेटर एनसीएलटी पास नहीं जा रहा है, एंड उसके बदले क्रेडिटर पहुंच गया एनसीएलटी पास, ए के पास,
तो ए क्या करेगा, ए सबसे पहले तो यही करेगा, वॉइड करेगा, रिवर्स करेगा एंड इस लिक्विडेटर के खिलाफ है ना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चालू कर देगा। तो यहाँ क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एक बार सर एमटीपी घुमा हुआ है कि लिक्विडेटर है ना, लिक्विडेटर ने है ना अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस रिपोर्टिंग नहीं किया, बट उसके बिहाफ में ना क्रेडिटर्स चला गया, क्रेडिटर गया ना, तो ए बोला ना, ए ने पूछा लिक्विडेटर भाई तुम क्यों नहीं किए, क्योंकि लिक्विडेटर को पैसा घूस मिला था इसलिए उसके पास उसने नहीं किया, तो लिक्विडेटर के खिलाफ है ना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएगा। अब सुनो, अब आपने यहाँ पे अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन किया, यहाँ पे कोई फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था, अब यहाँ पे आपने अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन किया ना, जहां पे आपका इंटेंशन था कि क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने का, मतलब आपके पास इतने एसेट बचे नहीं, मान लो सपोज 4 प्रॉपर्टी था, चारों का दाम 100 करोड़ था, ठीक है, अब कुछ क्रेडिटर्स थे यहाँ पे मान लो समथिंग 300 करोड़ के, आपने क्या किया जल्दी जल्दी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस करके सारे एसेट्स बेच डाले 20-20 करोड़ में, क्यों, क्योंकि आप चाहते थे इनको ना पैसा नहीं मिले, मतलब आप कहीं ना कहीं डिफ्रॉड करना चाहते थे क्रेडिटर्स का। तो इस केस में क्या होगा, देखो नॉर्मल यही बात है, ऊपर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है बट नीचे ना अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन या कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है जो डिफ्रॉड करने के इंटेंशन हो रहा है। तो एग्जाम में आपको दिख जाना, अगर डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से है तो ये वाला लिख के आना, अगर नॉर्मल से अंडर वैल्यू है तो वो लिख के आना, वहां पे रिलेटेड पार्टी 2 साल, अदर रिलेटेड पार्टी 1 साल पुराना जाके देखेंगे ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सेक्शन 49 क्या बोलता है, अगर डिफ्रॉड करने का इंटेंशन है तो एनसीएलटी शैल रिस्टोर द फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, एनसीएलटी उसको रिस्टोर कर देगा एंड एनसीएलटी शैल मेक एन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम ऑफ सच ट्रांजेक्शंस। जिसने बताया होगा उसके लिए इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा कि भैया जिसने भी इन्फॉर्मेशन दिया हो आपको प्रॉपर पैसा मिलेगा, आपको आप टेंशन मत लो, घबराओ मत, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। चलो अब सर सुनो, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, सुनो क्या सेक्शन 50 सर एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है सर। यहाँ पे ये क्या होता है, आप कोई भी ऐसा पैसा जहां आउटफ्लो ज्यादा है, एक्सटॉर्शनेट करके ना सर मूवी थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब सपोज आपका है ना प्रिंसिपल रीपेमेंट 5 लाख है, आपका इंटरेस्ट 2.5 लाख है, मतलब 50% आप इंटरेस्ट दे रहे हो। सोचो आपने ऐसा लोन लिया जहां पे 50% इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हो, ईसीटी कर रहे हो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अभी तो मैं बोलते बोलते निकल ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी ट्रांजेक्शन करना ना जहां पे आपको लग रहा है ये आउटफ्लो है ना, बेमतलब का आउटफ्लो हो रहा है, सपोज प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख है और आपका इंटरेस्ट जा रहा है 2.5 लाख का, तो ये बेमतलब का इतना इंटरेस्ट का आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन पार्टी टू एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग रिसीप्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन क्रेडिटर ड्यूरिंग 2 इयर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल याद रखना, यहाँ पे दोनों केस में 2 ईयर है, रिलेटेड पार्टी भी 2 ईयर है और नॉर्मल भी 2 ईयर। 2 ईयर में आपने पीछे जाकर कुछ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किए हैं ना, जहां पे आपने जानबूझ के अपने ऐसा लोन दिखाया है ना जहां पे उसको इंटरेस्ट का पेमेंट ही इतना हाई देते हो, ठीक है। तो इस सब केस में क्या होगा, the RP liquidator shall make an application to NCLT to declare it as void if such transactions require extraordinary payment to made by corporate debtor। मतलब कॉर्पोरेट ने जानबूझ के ना एक पैसा घुमाना चाहता था, जानबूझ के एक ऐसा में से लोन लिया जो उसके जान पहचान का था और बोले कि काम कर तू कंपनी को 50 लाख लोन दे, हम तेरे को इंटरेस्ट के वे में ना हर महीने ना 20-20 लाख तुम्हें देंगे। तो आपको साफ दिख के लग रहा है तो जानबूझ के आउटफ्लो कर रहा है कंपनी, हो सके कंपनी का जान पहचान का ही है, जबरदस्ती कंपनी द्वारा, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके द्वारा पैसा निकाल के जान से घुमाया जा रहा है इसको। तो ऐसा कुछ आउटफ्लो हो रहा है ना जो आपको लगता है कि यार बहुत बेकार आउटफ्लो, मतलब एक्सेस आउटफ्लो जा रहा है, ठीक है। एक्सटॉर्शनेट हो रहा है क्रेडिट, मतलब कहीं ना क्या बोला, सिंपल सी यही बात समझो, प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट डबल जा रहा है या इंटरेस्ट 50% जा रहा है, ठीक है। हाँ इफ कंपनी ऑफ लॉ के रिगार्डिंग है तो चलेगा, बट अगर आप जानबूझ के इतना इंटरेस्ट दे रहे हो ना तो भैया 2 साल के पुराना देखेगा, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है ना उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। फिर एनसीएलटी उसको रिस्टोर कर देगा, सेट असाइड कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, ठीक है सर। नाउ व्हाट इज 52 कुछ नहीं है, सिंपल समझाता हूं, सुनो। सिक्योर क्रेडिटर्स इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। सर यहाँ पे मतलब क्या है, अब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू हो गया, हमें पता है कि सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट जल्दी मिलता है, तो सिक्योर क्रेडिटर पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि सुनो सिक्योर क्रेडिटर मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, किंगफिशर ने लोन लिया, किंगफिशर ने अपना प्रॉपर्टी डाला यूबी टावर एसेट में, तो आईसीआईसीआई पास 2 चीजें है, इसने डिफॉल्ट किया तो एक तो यूबी टावर बेच दे, जो भी पैसा आएगा रख ले। सेकंड क्या, आईसीआईसीआई बोले लिक्विडेटर एक काम कर भाई, हमारे पास है ना ये लिक्विडेशन एसेट है, तू ही रख ले, अब जो बेच के हमें जो पैसा, हमें 60 करोड़ का लोन था वो हमें दे दें। तो 2 ऑप्शन है सिक्योर क्रेडिटर पास, या तो तुम खुद एसेट्स बेच दो जो तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, ठीक है, अदरवाइज तुम रिलिक्विश कर दो अपना जो सिक्योरिटी राइट है ना, वो रिलिक्विश कर दो किसके पास, लिक्विडेटर पास, फिर लिक्विडेटर आगे आपका संभाल लेगा। सेकंड क्या है, आप खुद रियलाइज कर दो, जो आपके पास एसेट है ना यूबी टावर कोई बिल्डिंग है उसको बेच डालो और उसके बाद जो पैसा आएगा रख लो। अब सुनो यही चीज है, ठीक है। अब लेकिन आप जब सिक्योर क्रेडिटर जब बेचोगे ना, इन्फॉर्म कर देना लिक्विडेटर को, इन्फॉर्म कर देना कि अबाउट सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट आइडेंटिफाइंग द एसेट, जो भी लिक्विडेशन एसेट आप बेच रहे हो ना, अब बस लिक्विडेटर आपको एक बार आइडेंटिफाई कर देंगे, हाँ सर हम ये एसेट बेच रहे हैं, हम रिलिक्विश नहीं करना चाहते, हम खुद से रियलाइज करना चाहते हैं, बट आप रिलिक्विश भी करना चाहते हो तो आप जाके लिक्विडेटर को बता के आना, ठीक है। अब सुनो 2 चीज हो सकता है,
इफ प्रोसीड्स इज ग्रेटर देन डेट इशू, मान लो आपका लोन था आईसीआईसीआई बैंक, आपका लोन था 50 करोड़, आपने उस बिल्डिंग बेचा ना, उसका पेमेंट आया 70 करोड़, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आया ना, वो देखो आपको लिक्विडेटर को वापस कर देना है, जो 20 करोड़ पेमेंट है ना वो लिक्विडेटर को वापस कर देना है, ठीक है। इफ प्रोसीड्स inadequate to repayment debts of secured creditor then unpaid debt to pay under section 53 subsection 1 clause E। तो मान लो कुछ आपने बेच के आपको 40 करोड़ आया, जबकि अगर डेट 50 करोड़ था, जो तो 10 करोड़ बचा ना, वो आपको एज अ वाटरफॉल मिलेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सीआरपी कॉस्ट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ एनी डिलीशन ऑफ बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड शैल बी इंक्लूड इन लिक्विडेशन स्टेट, ठीक है। कुछ नहीं, नॉर्मल बताता हूँ। अब नाउ सर वाटरफॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स में इसको बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक है। सर कैसे कैसे पेमेंट किसको किसको कब कब मिलेगा। सबसे पहले किसको पेमेंट मिलेगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। जो भी वो बंदा अपना पैसा लगाया ना पब्लिक अनाउंसमेंट करके, जो भी मतलब चार्टर्ड अकाउंट में, जो भी अपॉइंटमेंट हुआ, जो पूरा लिक्विडेशन कर रहा है, या मान लो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कर रहा है, सीआईटी प्रोसेस कर रहा है, या मान लो जो भी लिक्विडेशन कॉस्ट किया उसने, सबसे पहले पेमेंट उसको मिलेगा। फिर जिसको मिलेगा वर्कमैन ड्यूज। सब वर्कमैन ड्यूज क्यों होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं उनका 24 महीने का जो ड्यू होगा ना उनको मिलेगा। एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं ना, और सर याद रखना यहाँ पे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया था, मतलब जिन्होंने बोल दिया कि लिक्विडेटर तू ही बेचियो एसेट्स, ठीक है, वो वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो दोनों को साथ मिलेगा एंड है यहाँ पे, ठीक है, टू एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी। और उसके बाद इन दोनों पेमेंट हो गया, फिर किसको मिलेगा, एम्प्लॉय सर, व्हाइट कॉलर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम करते हैं एम्प्लॉइज, उनको मिलेगा ड्यूज 40 मंथ्स। तो मजदूर लोग को 24 मंथ्स, एम्प्लॉइज लोग को 12 मंथ्स। फिर किनको मिलेगा, फाइनेंशियल डेब्ट्स ओन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो अनसिक्योर्ड है, जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं था, उनको मिलेगा। उसके बाद किसको मिलेगा, ई में, ड्यूज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी का कोई मान लो टैक्सेस वैक्सेस होंगे फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर वाले वो टैक्सेस मिलेंगे। एंड अनपेड ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सर यहाँ भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहाँ भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सर यहाँ पे कौन सिक्योर्ड क्रेडिटर बात कर रहा पता है सर, ये वाले जो खुद जाके है ना ये करते थे, जो खुद जाके ना रियलाइज करते थे, खुद से सेल किया, अब नहीं कुछ पैसा मिला, मान लो 50 करोड़ का लोन था, 40 करोड़ आया, 10 करोड़ का लोन बचा, तो भैया उनको मिलेगा यहाँ पे। सर यहाँ लिखा हुआ 53(1)E, मतलब ई नंबर यहाँ पे। तो भैया प्यार से तुम अगर रिलिक्विश कर देते राइट, तो रिलिक्विश करने में ऊपर ही तुम्हें पैसा मिल जाता। अब तुम्हें चूक मची थी, तुमने खुद से जाकर सेल किया तो पैसा रिकवर नहीं हो पाया, जितना भी अनरिकवर्ड अमाउंट है तुम्हें यहाँ पे आके मिलेगा फिर, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्ट, वर्कमैन ड्यूज 24 मंथ्स प्लस सिक्योरिटी इंटरेस्ट, फिर एम्प्लॉइज 12 मंथ्स, फिर फाइनेंशियल डेब्ट्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ज्यादा अच्छा पोजीशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूज है, फिर यहाँ पे नीचे 2 साल तक के, फिर अनपेड ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर सबसे फंसते कहाँ पता है सर, यहाँ पे फंसते हैं, ये वाला पोर्शन मैं सबसे यही फंसता था। सर यहाँ पे सुनो क्या है, सर सुनो, मान लो कि 3 साल का गवर्नमेंट ड्यूज था, ठीक है, 40 करोड़, और 2 साल का 20 करोड़, तो 20 करोड़ यहां मिल जाएगा। अब जो 20 करोड़ और बचा वो नहीं मिलेगा सर, यहां मिलेगा। तो ऊपर जितने भी क्रेडिटर्स से कुछ पेमेंट बच गया ना भैया, सबको सेटल करो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फंस जाता था, मैं क्या करता, ये भूल जाता था और मैं डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने पहुंच जाता था। तो आपको याद रखना है, मान लो सपोज 36 मंथ्स का क्लेम होगा, 24 मंथ तो मिल गया, 12 महीने और बचे, तो 12 महीने का यहां मिलेगा। तो ऊपर वाले जो भी क्रेडिटर्स का एक्स्ट्रा कुछ बच गया ना, सबको यहाँ पे आके सेटलमेंट करो, फिर आओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे, फिर आओ इक्विटी, तो इक्विटी वाला लास्ट में मिलेगा आपको। तो ये वाटरफॉल को दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 54 क्या है, ऑलरेडी आपका सारा एसेट्स बिक चुका है, मान लो 600 करोड़ के एसेट्स थे, 600 करोड़ की लायबिलिटी थी, सब सेट ऑफ हो गया, तो सारे क्लेम्स पेड ऑफ हो गए, ठीक है। फिर एओ को जाके बोलो, एओ क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा और आपको कर देगा डिसॉल्व, मतलब आपका कंपनी हो गया डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व हो गया कंपनी हो गया एक तरह से बंद। अब जिस दिन डिसॉल्व हो गया वहां से 7 दिन के अंदर, सर याद रखना, फंसोगे। सर दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया था मेरा, तो बहुत लोगों से झगड़ा भी हुआ था इस पर, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि वॉलंटरी लिक्विडेशन में ना डिसॉल्व होता है ना, तो वहां पे 14 दिन में हमें आरओसी को जाके बताना होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे डिसॉल्व होता है ना, यहाँ पे 7 दिन है, तो लोगों का मानना था सर 7 दिन ही होगा, मतलब बोला भाई 14 दिन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो डिसोल्यूशन होता है लिक्विडेशन वाला, जहाँ पे वॉलंटरी नहीं है, तो यहाँ पे 7 दिन के अंदर, जहाँ पे अगर डिसोल्यूशन ऑर्डर है सपोज 1 मई को, तो 7 दिन के अंदर आपको जाके अपने उस अथॉरिटी को बताना जहाँ पे अभी कंपनी रजिस्टर्ड थी, सपोज आरओसी एमसीए साइट जो भी है, वहां जाके बताना 7 दिन के अंदर, ठीक है। चलो अब नाउ सर फास्ट ट्रैक सीआरपी। फास्ट ट्रैक सीआरपी कुछ नहीं है, बस बोलूंगा डे यहाँ पे हाफ हो जाता है, और यहाँ पे 3 लोग फॉल करते हैं, हो सके एग्जाम में आने के चांसेस हाई है, ठीक है। सब 3 लोग फॉल करते हैं, कौन कौन से 3 लोग, सुनो। एन एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक सीआरपी मे बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग कॉर्पोरेट डेटा। सुनो कौन कौन कॉर्पोरेट डेटा के रिगार्डिंग फास्ट ट्रैक हो सकता है। एग्जांपल सुनो, स्मॉल कंपनी। सर नाउ व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी, हु इज अ स्मॉल कंपनी। सर देखो सर, स्मॉल कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ वही आइडिया, सुनो इंटर का कहानी है।
पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। एग्जांपल में आ गया, एग्जाम में आ गया कि एबीसी लिमिटेड इज स्मॉल कंपनी, भैया पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सेकंड, स्मॉल कंपनी क्या होती है? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, ठीक है, और टर्नओवर 20 करोड़ तक है, ठीक है, वो क्या होता है? स्मॉल कंपनी। क्या बोल रहा हूं मैं? पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक एंड टर्नओवर 20 करोड़ तक, दोनों साथ में होना चाहिए, वो क्या होता है? स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब देखो सर, आपको सिंपल, देखो मैं इतना बोलूंगा नहीं, आप याद करो, आप यहां भी इतना याद करो, बस समझा दिया हो कि पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होता है, और स्मॉल कंपनी वो होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक और टर्नओवर 20 करोड़ तक, दोनों साथ में सेटिस्फाइड हो जाए, तक 20 करोड़ तक बोल रहा हूं, 2 करोड़ तक बोल रहा हूं, उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल कंपनी हो जाएगा, कि छोटी कंपनी है। अब सुनो, आपको इतना याद रखना, स्मॉल कंपनी है या स्टार्टअप है, अदर देन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म नहीं, कंपनी वाली स्टार्टअप है जो एज पर डिफाइंड बाय मिनिस्ट्री है। तो एस फॉर स्मॉल, एस फॉर स्टार्टअप और यू फॉर लिस्टेड, एसएसयू, ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट पब्लिक नहीं बोला, अनलिस्टेड कंपनी जिसका टोटल एसेट्स, नॉट फिक्स एसेट्स, नॉट करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स फिक्स प्लस करंट, ठीक है, फिक्स एसेट्स मिला के करंट मिला के एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर थे ना, उसमें अगर उसका एसेट्स, टोटल एसेट्स 1 करोड़ तक ही है तो उसमें फास्ट ट्रैक हो सकता है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सर, समथिंग शायद 19 अटेम्प्ट में 20 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। सर आपको बोल दे कि आप लिस्टेड कंपनी हो, आपका एसेट 1 करोड़ 20 लाख है, क्या आप पे ये हो सकता है फास्ट ट्रैक? नहीं सर। मान लो 1 करोड़ है तो, ठीक है, 1 करोड़ तक, हाँ 1 करोड़ है तो हो सकता है, 1 करोड़ से 1 करोड़ भी एक्सीड गया, आप पे फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता। तो फास्ट ट्रैक 3 लोग हो सकता है, स्मॉल कंपनी, समझा दिया मैं कि पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती, और इसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक और टर्नओवर 20 करोड़ तक ही है, दोनों साथ में है तभी। अगर मान लो टर्नओवर एक्सीड कर गया तो 20 करोड़ से ऊपर गया तो स्मॉल कंपनी नहीं होगा, कोई भी कंडीशन एक्सीड कर गया स्मॉल कंपनी नहीं होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, और उसका सिंपल सी बात है टोटल एसेट्स, एसेट में इंक्लूड बोथ फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स 1 करोड़ तक है, उसमें फास्ट ट्रैक सीआरपी हो सकता है। सर टाइम लिमिट क्या है? बस टाइम लिमिट यहाँ पे हाफ कर देगा सर, मतलब फास्ट ट्रैक सीआरपी टू बी कंप्लीट विद इन 90 डेज। सर वहां पे देखो 180 डेज था तो यहाँ पे हाफ कर दिया, 90 कर दिया। वहां पे एक्सटेंशन का 90 डेज था, यहाँ पे एक्सटेंशन 45 कर दिया, तो हाफ कर दिया। तो फास्ट ट्रैक मतलब क्या हो गया भैया? हाफ करना। तो सिंपल बात है, वहां पे एक्सटेंशन मिलता था 90 डेज का, बट हमें 66% रेजोल्यूशन पास करना होता था, यहाँ पे एक नया रेजोल्यूशन है, ये बस आपको दिमाग रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फास्ट ट्रैक का आपको है ना रेजोल्यूशन पास करना है तो आपको कम से कम 75% का वोट लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 75% का वोटिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। वहां पे आपको एक्सटेंशन करना था, टाइम पीरियड तो 66% था, यहाँ पे 75% मिलेगा, और यहाँ पे एक्सटेंशन कितना होगा सर? 45 डेज होगा, ठीक है, एक ही टाइम होगा एक्सटेंशन, बस एक ही टाइम, ये मत समझना कि 20 दिन फिर 15 दिन फिर 10 दिन, नहीं, एक ही बार एक्सटेंशन होगा, अप टू 45 डेज एक्सटेंशन हो सकता है। तो कहने को 90 डेज प्लस 45 डेज, वहां पे कितना होता था? 180 डेज प्लस 90 डेज, ठीक है। क्या हो गया आज? मेरा पेन गया, चलो कोई नहीं, ऐसे ही रीड करवाता हूं। सर मैनर ऑफ इनिशिएटिंग, मैं एक बार देखता हूँ यार, रुक जाओ, चलो। सब मैनर ऑफ इनिशिएटिंग फास्ट ट्रैक सीआईआरपी। फास्ट ट्रैक सीआईआरपी कैसे हो सकता है? एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक सीआईआरपी मे बी फाइल्ड बाय क्रेडिटर्स और कॉर्पोरेट डेटर अलोंग विद proof of existence of default होना मैंडेटरी है, such as records of IU of such other IU के रिकॉर्ड के साथ जाओगे, and such other means as may be specified by board, such other information to establish as corporate data is eligible for fast track CRP, ठीक है। तो नॉर्मल आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैनर क्या होगा? सिंपल सी बात, जो डिफॉल्ट होगा भैया, डिफॉल्ट केस में तुम जा सकते हो, डिफॉल्ट अमाउंट सेम है, यहाँ पे पीपीआईआरपी का डिफॉल्ट अमाउंट अलग है, 10 लाख है, यहाँ पे सेम है, बट आपको ये तीनों चीज होना चाहिए, तीन ही चीज पे, तीन ही कॉर्पोरेट डेटा। मान लो किंगफिशर अगर स्मॉल कंपनी है उस पर फास्ट ट्रैक हो सकता है, किंगफिशर स्टार्टअप कंपनी है उस पर फास्ट ट्रैक हो सकता है, किंगफिशर एक अनलिस्टेड कंपनी है जहाँ पे टोटल एसेट्स 1 करोड़ तक है, उस पर ही आपको फास्ट ट्रैक हो सकता है। एग्जांपल ले रहा हूँ किंगफिशर, ऐसे ही कोई कंपनी है, मान लो स्मॉल है तो उस पर ही आपको सीआईपी हो सकता है, ठीक है। डिफॉल्ट होना चाहिए, आयु के इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज रिकॉर्ड लेके पहुंचो, ठीक है। 58 क्या बोल रहा है? सीआईआरपी प्रोसेस अंडर सेक्शन 32 एंड प्रोविजन ऑफेंस पेनल्टी अंडर सेक्शन अप्लाई टू फास्ट ट्रैक। हाँ, जो भी वहां पे सीआईआरपी प्रोसेस में पेनल्टी लगते हैं तो ऑफेंस के वो सेम फास्ट ट्रैक को लगेंगे, ठीक।
नाउ सेक्शन 59 सर व्हाट इज वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भैया हमें हमें ना तरना नहीं, हमें डायरेक्ट मार डालो, हमें डायरेक्ट लिक्विडेट कर पाओ, हमें नहीं जीना है, अब हम कंपनी बंद करना चाहते हैं, हम लिक्विडेट करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं होता, सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होता। हर जगह हमें पता है कि फास्टैग भी हो रहा है डिफॉल्ट होना चाहिए, CIRP हो रहा है डिफॉल्ट होना चाहिए। आप खुद से वॉलंटरी लिक्विडेट करो, मतलब खुद से आप जीना नहीं चाहते हो भैया, आप सुसाइड करना चाहते हो, मरना चाहते हो, तो कॉर्पोरेटर जो है, कॉर्पोरेट पर्सन वो खुद से मरना चाहता है, तो भैया डायरेक्ट मरना चाहता है, डायरेक्ट खत्म करो कंपनी को, लिक्विडेट करो, नहीं जीना है। तो कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलंटरी, खुद से जाना चाहता है, एंड हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट। यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं होता, याद रखना, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। आप खुद से जाना चाहते हो, नहीं जीना चाहते हो, नई कंपनी चलाना चाहते हो, बंद कर दो। May initiate voluntary liquidation processing under the provision of this chapter. The voluntary liquidation of a corporate person shall meet such conditions, procedure requirement as specified by board. Voluntary liquidation proceeding of CAP registered as a company shall meet the following conditions. देखो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। सुनो क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है वॉलंटरी लिक्विडेशन के। सबसे पहले यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। सेकंड, आप खुद से लिक्विडेट करना चाहते हो, ठीक है। सुनो, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं तो सर कम से कम 6 लोग, 7 डायरेक्टर है तो कम से कम 4 लोग, 8 डायरेक्टर कम से कम 5 लोग, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। वेरीफाई बाय एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट, वेरीफाई करेंगे दैट दे हैव मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स ने पूरा इंक्वायरी किया कंपनी में, एंड देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियन में क्या लग रहा है, दैट कंपनी के पास कोई डेट पेंडिंग नहीं है, कंपनी का कोई क्रेडिटर पेंडिंग नहीं है, और पेंडिंग है भी, ठीक है, पेंडिंग है भी तो वो एसेट्स बेच के रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टर्स वेरीफाई कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन आ गया तो ये सारे पॉइंट्स आना चाहिए कि डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि कंपनी कोई पेंडिंग डेट नहीं है, अगर है भी तो हम एसेट्स बेच के, प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स में बेच के उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और कंपनी का इंटेंशन नहीं है, कंपनी इसलिए नहीं लिक्विडेट करना चाहती है, कंपनी भागना चाहती है, कंपनी भगोड़ी कंपनी है, नहीं, कंपनी कोई डिफ्रॉड करने का पर्पस नहीं है, कंपनी नहीं जीना चाहती, भैया बंद कर दो कंपनी को, ठीक है, कोई डिफ्रॉड करने का पर्पस नहीं है। सेकंड क्या है, द डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज ए शैल बी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये कंडीशंस तो हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया, इस डिक्लेरेशन के साथ क्या क्या जाएगा, सुनो। Audited financial statement, just audited financial statement and record of business operation for last 2 financial years. लास्ट 2 years का audited financial statement जाएगा, या मान लो 2 year नहीं भी हुआ है, समथिंग एक ही ईयर हुआ है तो, और सच पीरियड विच एवर इज लेटर, ठीक है। और सुनो, अ रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब मान लो आपको रजिस्टर वैल्यूअर से एक वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स निकालना पड़ेगा कि अभी कंपनी में एसेट्स की वैल्यू कितनी है। सपोज स्टॉक 20 करोड़ का है, बिल्डिंग 20 करोड़ का है, तो एक एसेट्स की वैल्यूएशन निकाल लो कि हाँ 50 करोड़ का एसेट्स है, मान लो कोई लायबिलिटी आपकी 50 करोड़ है, तो हाँ एसेट्स बेच के वो लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाना है, कम से कम 2 साल का, अगर 2 साल से कम है तो उसका लेके जाना है, और आपको रजिस्टर वैल्यूअर से एक रिपोर्ट लेके जाना है कंपनी में एसेट्स की वैल्यू कितनी है। अब जिस दिन आपका डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया ना, विद इन 4 वीक्स, सर 4 मंथ्स नहीं बोल रहा हूँ, 4 वीक्स बोल रहा हूँ, 4 वीक्स, 4 बार 7 दिन आएगा, ठीक है, 4 वीक्स, विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन, इस दिन का डिक्लेरेशन से देयर शैल एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन जनरल मीटिंग रिक्वायरिंग लिक्विडेशन वॉलंटरी। आप एसआर पास करोगे, मेंबर से पूछोगे, तो यहाँ पे डायरेक्टर से पूछ लिया, यहाँ पे मेंबर से ही पूछना है एसआर पास करके कि भैया हम जा रहे मरने, हम वॉलंटरी लिक्विडेट होने जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, और उसी मीटिंग में क्या करना है, आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करना है जो कि ये लिक्विडेशन करवाएगा, ठीक है। और सुनो, अगर आपको ऐसा नहीं पास हुआ कोई बात नहीं, आप ओआर पास कर देना, ओआर पास कर देना। ओआर कब पास करना है, जब आपने अपने एओए बना देते ना, देखो एसआर का पास करना है नॉर्मल केस में, जो नॉर्मल केस है उसमें एसआर पास करना है। ओआर का बोल रहा है ऐसा नहीं पास करते, ओआर का पास कर सकते हो जब आपके एओए था ना, एओए में आप मान लो आप आए थे 4 साल बिजनेस करने के लिए, आपको पता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड आ गया, मैं 4 साल बिजनेस करूंगा, मैंने लिख दिया कि 2021 से लेकर 2025 तक बिजनेस करूंगा, 2025 खत्म होगा, मैं वॉलंटरी लिक्विडेट कर दूंगा। अगर आपके एओए में लिखा है ना कि 4 साल बिजनेस करने आए थे, और आपके एओए में लिखा है ना, तो आप ओआर पास करके भी अपना काम खत्म कर सकते हो, ठीक है। रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग रिक्वायरिंग, रेजोल्यूशन मतलब क्या होगा यहाँ पे, ओआर वाला, तो ओआर नॉर्मली जा सकता है। रिक्वायरिंग कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड, जो मैंने बोला ना 4 साल का ही पीरियड था, तो एक्सपायरी हो गया पीरियड, 2025 आ गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर एक्सपायरी ऑफ पीरियड है और आपके एओए में लिखा हुआ है ऑफ इट्स ड्यूरेशन फिक्स्ड बाय एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो पीरियड लिखा हुआ है, अगर वो पीरियड एक्सपायर हो गया है तो आप आराम से ओआर पास करके कर सकते हो, आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो देखो डायरेक्टर से पूछ लिया, मेंबर से पूछ लिया, अब बोल रहा है कि आपको 2/3 ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वेयर द कंपनी ओन्स एनी डेट। अगर आपने कोई डेट ले रखा है किसी पर्सन से, क्रेडिटर से, अगर उनका 2/3 ऑफ वैल्यू, मानो समथिंग 100 करोड़ का डेट है, तो 75 करोड़ के क्रेडिटर से क्या लो, अप्रूवल लेके आ जाओ, और उनके 7 दिन का अप्रूवल, मतलब जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ना ओआर, ठीक है, ठीक है।
जो देखो किस आपको क्रिएटर से कितने दिन का अप्रूवल लेना है। जब मान लो ऊपर में आपका जो एसआर और ओआर पास हुआ है ना, ये वाला एसआर और ओआर पास हुआ है ना, जिस दिन पास हुआ ना वहां से 7 दिन के अंदर आपको इन क्रिएटर्स का भी अप्रूवल लेना है। सर देखो डायरेक्टर्स अप्रूवल ले लिया टिक, मेंबर्स अप्रूवल ले लिया टिक, जिस दिन मेंबर का अप्रूवल लिया वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्रिएटर्स का भी अप्रूवल लेना है। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, नोटिफाई करेगी आरओसी को, आरओसी एंड द बोर्ड अबाउट द रिजोल्यूशन लिक्विडेट विद इन 7 डेज। ठीक है, 7 दिन के अंदर क्रिएटर अप्रूवल से, अब 7 दिन के अंदर क्रिएटर अप्रूवल से, ठीक है, विद इन 7 डेज ऑफ सच रिजोल्यूशन और द सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय क्रिएटर्स। अब देखो डायरेक्टर अप्रूवल हो गया, शेयरहोल्डर्स अप्रूवल हो गया, शेयरहोल्डर अप्रूवल से 7 दिन के अंदर क्रिएटर अप्रूवल, क्रिएटर अप्रूवल के 7 दिन के अंदर आपको आरओसी और बोर्ड को बताना है कि भैया हम लिक्विडेट होने वाले। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ क्रिएटर्स द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी कमेंस्ड। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। तो एक बार जब क्रिएटर्स का भी अप्रूवल आ गया ना और आपको बोर्ड ने भी हाँ बोल दिया ना, तो आपका रिजोल्यूशन डेट कब से माना जाएगा पता है? जो आपका डिजोल्यूशन डेट होगा या मान लो जो भी आपका ये लिक्विडेशन डेट होगा कब से माना जाएगा पता है? जिस दिन से शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया था, मतलब यहां से, या तो ऐसा पास कर दिया गया होगा या आपके एओए में कोई टाइम पीरियड होगा तो यहां से, तो जो भी ओवर पास होगा ऐसा पास होगा ना, यहां से आपका लिक्विडेशन डेट माना जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, where the affairs of the corporate debtor have been completely wound up, ठीक है, and its assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to the SA for dissolution। अब एक बार मान लो कॉर्पोरेट डेटर, मान लो उसका सारे एसेट बिक गया, सारे लायबिलिटी सेट ऑफ हो गया, लिक्विडिटी वॉलंटरीजेशन खत्म होने वाला है, तो ए को एक बार ए को ट्रिब्यूनल में जाके बोल देना कि हमारा है ना ये खत्म हो चुका है, वाइंड अप करो कंपनी, हमारा कंपनी बंद हो चुका है। फिर ए के पास क्या आएगा, रिसिप्ट होगा एप्लीकेशन, एंड ए पास करेगा ऑर्डर को, डायरेक्ट आपकी कंपनी हो गई डिसॉल्व। अब दिसंबर 21 में यहां से क्वेश्चन आया, अब एक बार जैसे डिसॉल्व हो गया, फिर वहां से 14 दिन के अंदर अंदर तक आपको वो कॉपी ऑफ ऑर्डर जो आपको ए ने दिया है ना, आपको किसको फॉरवर्ड करना है, जिस ऑथोरिटी में आप रजिस्टर्ड हो, जैसे आपको आरओसी एमसीए में रजिस्टर हो ना, तो आपको उनको जाकर कॉपी देना पड़ेगा। सर देखो यहाँ पे 14 दिन लिखा है वॉलंटरी लिक्विडेशन में, ठीक है, और यहाँ पे 7 दिन लिखा है। तो आप नॉर्मली जो लॉ के हिसाब से लिक्विडेशन करने जा रहे हो, जो नॉर्मली फ्लो में पड़ता है, यहाँ पे 7 दिन के अंदर आपको रजिस्टर पास जाना है, आरओसी एमसीए पास, और वॉलंटरी रजिस्टर आप वो रहे हो, वॉलंटरी आप लिक्विडेट कर रहे हो, तो यहाँ पे 14 दिन लिखा है। तो दिसंबर 21 में क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे बच्चे बोले सर यहाँ पे 7 दिन होगा, 7 दिन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में झगड़ा भी हुई, बहुत सारे दोस्त में झगड़ा हुआ, मतलब नहीं भाई 14 दिन होगा, 14 दिन ही होगा। ठीक है, क्योंकि वॉलंटरी लिक्विडेशन वो हुआ था उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब छोटे पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सर नाउ मीनिंग ऑफ प्री-पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सर बहुत फास्ट करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको मैं गो थ्रू कर दूंगा और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, 10 मिनट मेरे को दे दो, खत्म कर देंगे पूरा। सर नाउ थोड़ा सा है ना पीपीआईआरपी को देखते हैं, सब कुछ कवर्ड है इसमें लगभग इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता दूंगा। सर नाउ मीनिंग ऑफ प्री-पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एज अगेंस्ट सीआईआरपी व्हिच फॉलोज क्रेडिटर इन कंट्रोल। सीआईआरपी में क्या होता है, क्रेडिटर्स को कंट्रोल होता है, जस्ट लाइक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कंट्रोल आ जाता है, बट प्री पैकेज में क्या होता है, सारा कंट्रोल डेटर पास होता है। सर जो कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं सारा कंट्रोल यहाँ पे प्री पैकेज में उनके पास है। एक हम डायग्राम देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, समझते जाओ। एंड एज सच विल इनेबल द एमएसएमई। सब प्री पैकेज किसके लिए है, एमएसएमई के लिए है। तो एग्जाम में आपको देगा एमएसएमई याद रखना, एमएसएमईज के लिए प्री पैकेज है। ठीक है, टू रिजॉल्व देयर स्टेट एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, पीआईआरपीज आर नॉट ए मैंडेटरी। सर जैसे जब हम सुनते थे ना फास्ट ट्रैक मर्जर ये वो मैंडेटरी नहीं होता, इट्स ऑलवेज एन अल्टरनेट ऑप्शन टू सीआईआरपी फॉर एमएसएमई। ठीक है, तो एमएसएमई के लिए क्या हमेशा एक अल्टरनेट है, जरूरी नहीं है कि एमएसएमई हमेशा पीपीआईआरपी जाएगा, नहीं। एमएसएमई का मान लो पीपीआईआरपी भी जा सकता है और सीआईआरपी भी जा सकता है, तो एक अल्टरनेट है, नॉट कंपलसरी। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल किसके पास होता है, कॉर्पोरेट डेटर पास ही होता है, मतलब एमएसएमई पास पूरा कंट्रोल होगा, शिफ्ट नहीं होगा क्रेडिटर्स पास। सुनो, बाय द वर्ड प्री पैकेज और प्री पैकेज इट मींस द बेस रिजोल्यूशन प्लान। सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एमएसएमई होता है ना वो ऑलरेडी एक रिजोल्यूशन प्लान बना के जाता है कि उसको पता है कि हाँ ऐसे ऐसे डिफॉल्ट हुआ है, मेरे पास ऐसा रिजोल्यूशन प्लान रेडी है, मैं खुद के कंट्रोल में हूँ, मैं एक रिजोल्यूशन प्लान लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे होता है बेस रिजोल्यूशन प्लान, ऑलरेडी एक प्लान बना के जाएगा एमएसएमई। ठीक है, विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर एंड प्रेजेंटेड बिफोर क्रेडिटर्स बिफोर गोइंग टू फाइनल एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर प्री पैकेज आईआरपी। तो एनसीएलटी के पास जाने से पहले आप क्रेडिटर्स को बताओगे देखो सर हमारे पास ऑलरेडी बेस प्लान रेडी है, हम देखो तुम्हारा पक्का पैसा चुका देंगे, एक बेस प्लान बता के जाओगे आप। ठीक है, और वहां पे सीआईआरपी में कोई बेस प्लान नहीं होता था, वहां पे क्या होता था डायरेक्ट ना आइस पाइस धप्पा करते थे, वहीं पे सेक्शन 7 में धप्पा कर देता था एनसीएलटी पास जाके, भैया डिफॉल्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या द बेसिक आइडिया बिहाइंड इज दैट द डेटर्स शुड बी रेडी विद द रिजोल्यूशन प्लान व्हिच विल बी लेटर मॉडिफाइड बाय स्विस चैलेंज। हाँ अगर आगे जाके वो आपको प्लान में कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, कि आपको लग रहा है प्लान कुछ ऊपर नीचे है, प्लान सही नहीं है, तो वो जाके स्विस चैलेंज से प्लान को चेंज हो सकता है, फिर जो नया प्लान बनेगा उसको लेंगे, बट एक आपको यहाँ पे एक बेस रिजोल्यूशन प्लान लेके जाना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि आगे जाके अगर कोई बेटर अल्टरनेट प्लान आता है हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बेस रेजोल्यूशन प्लान मे बी रिक्वायर्ड टू compete with all other alternate plans and switch challenge method is provided by maximization। फिर क्या होगा, बेस रेजोल्यूशन प्लान और अल्टरनेट प्लान्स को कंपेयर किया जाएगा, जो बेटर होगा, जो बेस्ट होगा, जो अच्छा मैक्सिमाइजेशन ग्रोथ देगा उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। alternate plans will be asked later on by eligible resolution plans applicant if alternate plan seems to be significantly better than base resolution plan। अगर alternate plans base resolution plan से अच्छे हैं तो उसको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। then alternate plan will be approved by NCLT। then alternate plan क्या होगा, अप्रूव होगा NCLT द्वारा, is based as your plan will be approved। अदरवाइज नहीं हुआ alternate plan अच्छा तो base resolution plan अप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं दो चीज सीखा हमने, जैसे MSME आ गए, यहाँ पे MSME पे PPIRP लगता है, कंपलसरी नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल। आप PPIRP MSME आप PPIRP ले सकते हो, CIRP भी ले सकते हो। सेकंड क्या है, MSME को बेस रिजोल्यूशन प्लान, मतलब स्टार्टिंग से एक प्लान लेके जाना पड़ेगा कि भैया क्यों कैसे पैसा चुकेगा, और यहाँ पे सारा कंट्रोल MSME के पास होगा, ठीक है। कंट्रोल छिनाएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ MSME, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू प्रोसेस प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज दैट व्हेन MSME यूनिट डिफॉल्ट्स, देखो डिफॉल्ट यहाँ भी है, ऐसा नहीं है यहाँ पे वॉलंटरी जा रहे हो, नहीं, डिफॉल्ट होगा तभी जाओगे। इन पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ₹10 लाख, सर यहाँ पे डिफॉल्ट 10 लाख का है। तो सर मान लो कोई MSME है, उसका डिफॉल्ट 15 लाख का हुआ, तो क्या वो कहाँ जाएगा, PPIRP या CIRP? सर ऑब्वियस बात है PPIRP, क्योंकि CIRP जाने के लिए 1 करोड़ डिफॉल्ट चाहिए। अब सर MSME मान लो उसका डिफॉल्ट हुआ 1,50 लाख, ठीक है, 1,50 लाख। अब ये MSME कहाँ जाएगा, सर MSME के डिस्क्रिप्शन पे। अगर MSME आपको जाना चाहता है PPIRP भी जा सकता है, अगर CIRP भी जा सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर है तो CIRP भी एप्लीकेबल हो गया, और 10 लाख से ऊपर है तो CIRP भी एप्लीकेबल हो गया। बट डिफॉल्ट अगर 75 लाख का है तो ओनली इज ऑप्शन इज PPIRP। तो याद रखना PPIRP की डिफॉल्ट लिमिट क्या है, 10 लाख या उससे ज्यादा, ठीक है। और PPIRP इज ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोमोटर मैनेजमेंट ऑफ यूनिट्स अलाउड टू बेस, हाँ उनको बेस, देखो बार बार बोला बेस रिजोल्यूशन प्लान बना के जाना पड़ेगा क्रेडिटर्स के पास, NCLT के पास, ठीक है। अब सुनो, इस पूरे डायग्राम में सब क्लियर करते हैं, ठीक है, सुनो। चलो सर, द डिफरेंस ऑफ प्री पैकेज IRP फ्रॉम CIRP एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस, देखो यहाँ मिल जाएंगे सारे, देखो जो हमने पढ़ा 554C 54D सब यहीं पे लगभग देखो PPIRP या CIRP का प्रोसेस लगभग सेम है, जहां पे चेंजेस है वो यहाँ पे चेंजेस है। इतना भी पढ़ लिया ना आपने, PPIRP आपका हो जाएगा। सर मिनिमम डिफॉल्ट CIRP केस में 1 करोड़ होता है, जो पहले 1 लाख था अब 1 करोड़ हो गया। PPIRP केस में 10 लाख है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे हर किसी को एप्लीकेबल है, यहाँ पे सिर्फ MSMEs को एप्लीकेबल है, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल वहां पे कौन कौन फाइल कर सकता है, सेक्शन नंबर 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, सर 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, 10 में कॉर्पोरेट डेटर, यहाँ पे ओनली कॉर्पोरेट डेटर, तो कॉर्पोरेट डेटर ही सिर्फ जा सकता है, यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं कूद सकता PPIRP में, ठीक है। कंट्रोल किसके पास होता है, वहां पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता था क्रेडिटर्स के पास, यहाँ पे कंट्रोल प्रोमोटर के पास ही रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ड्यूरिंग IRP, अब पूरा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के केस में मैनेजमेंट कौन संभालेगा, सर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आता था, जो हम देखते थे IRP से RP आ गया, RP से लिक्विडेटर आता है। यहाँ पे क्या होता है, द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट अनलेस दे सेम फ्रॉडलेंट, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है ना कंपनी में, डायरेक्टर्स है ना, वही संभालेंगे जब तक वो ऐसा नहीं हो जाए कि उन्होंने कुछ फ्रॉड किया हो। अदरवाइज फ्रॉड किया हो फिर तो भाई नया कोई बंदा आगे संभालेगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, वहां पे 180 डेज प्लस 90 डेज प्लस 60 डेज इक्वल टू 330 डेज, और सर फास्ट ट्रैक सर 90 डेज प्लस 45 डेज, याद है ना, चलो ठीक है। सर यहाँ पे कितना है, सर यहाँ पे 90 डेज, ठीक है, और 30 डेज NCLT को अप्रूव करने के लिए, 90 डेज आपको प्लान बनाने के लिए, यस पूरा आपको PPIRP करने का, और 30 दिन लगेगा NCLT प्लान अप्रूव करने का। तो यहाँ पे टोटल 120 दिन लगेगा, कितना लगेगा, 120 दिन लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा, 330 दिन लगेगा, तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 90 डेज पूरा लगेगा आपको रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने में, और 30 दिन आपने जब प्रोसेस कंप्लीट करके फाइनल कर दिया NCLT पास, तो NCLT 30 दिन लेगा, तो टोटल 120 दिन में PPIRP खत्म होना चाहिए, ठीक है। अप्रूवल फ्रॉम COC, डिफरेंस परसेंटेज वहां पे था, 66% नॉर्मली हर केस में 66% था, कुछ परमिशन लेना था 66% लेना था, 75% से कहाँ देखा था, जहाँ पे हमने फास्ट ट्रैक देखा था, सर 90% कहाँ देखा था, जहाँ पे विड्रॉ का देखा था। तो 3 मैंने बता दिया, 66% नॉर्मली हर जगह था, 75% फास्ट ट्रैक केस में था जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डेट होता था, और 90% विड्रॉ केस में था। यहाँ पे क्या है सर हर केस में 66% लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको ना टाइम लिमिट एक्सटेंड कराना है तो 66%, या मान लो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ गया ना जो आपको लगे कि हाँ आपको मान लो मैनेजमेंट से पूछ के आपको ये चीज करवाना था, तो वहाँ पे अप्रूवल कितना परसेंट लगेगा, सर अगर MSME और PPIRP केस चल रहा है तो 66% में सारा काम हो जाएगा हमारा, ठीक है।
प्री रिक्विजिट्स फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं था, यहाँ पे आपको एक बेस रेजोल्यूशन प्लान मतलब पहले से एक ढांचा लेके जाना पड़ेगा कि आप कैसे काम करोगे, कैसे पैसे चुकाओगे जो डिफॉल्ट हुआ है। बेस रेजोल्यूशन प्लान आपको मैंडेटरी चाहिए। कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, वहां पे सर सीओसी क्या होता था, ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बट अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है तो देन 18 लार्जेस्ट बाय वैल्यू ऑपरेशन क्रेडिटर्स एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉय, मतलब 18 प्लस 1 वर्कमैन प्लस 1 एम्प्लॉय अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो, अदरवाइज सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रहेंगे। और यहाँ पे क्या सर, अदरवाइज सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रहेंगे, अब फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है यहाँ पे तो 10 ओसी प्लस 1 रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन प्लस 1 रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय, तो 1 तो दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, सर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है कि कॉर्पोरेट डेटा का इंफॉर्मेशन लेके उसी बेसिस पे एक रेजोल्यूशन प्लान बनता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन बनाएगा, प्रिपरेशन करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशन करता है जो हमने देखा था सर, और यहाँ पे कौन करेगा, कॉर्पोरेट डेटा खुद करेगा। ठीक है। आरपी इज रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सो रिसीव फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटा एंड सबमिट द सेम टू सीओसी, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटा ही करेगा, बट आरपी क्या करेगा, उसको फाइनलाइज करता है। यहाँ पे सिर्फ आरपी क्या करता है, फाइनलाइज करता है, कॉर्पोरेट डेटा ही उसको क्या करता है, बनाता है। यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बनाता है, फाइनलाइज नहीं करता है, बनाता वही है। यहाँ पे बस आरपी क्या करता है, फाइनलाइज करता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होगा, बोथ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज वेल एज मेन, जो देखो आईआरपी एंड आरपी दोनों होता था, पहले आईआरपी आता था फिर आरपी बनता था। यहाँ पे क्या है, जिस डेट आपका ये चालू हो रहा है ना पीपीआरपी, ठीक है, और पीपीआरपी इज स्टार्टेड, यहाँ पे नॉर्मल लिख लो आरपी होगा, डायरेक्ट आरपी होगा। ओनली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन द डेट ऑफ पीपीआरपी इज इनिशिएटेड, या मान लो जिस डेट पे आपको आईआरपी अपॉइंट होता था ना, उसी डेट पे यहाँ पे सिर्फ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, तो यहाँ पे कोई आईआरपी का कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा यहाँ पे। तो सारे मैंने एक बार दिखा दिए, एक बार फिर से देख लो। 1 करोड़ 10 लाख ऑल एमएसएमईज कंपनी एलएलपी, फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटा, ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स, रिमेन विद प्रोमोटर्स, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, यहाँ पे मैनेजमेंट पास रहेगा, यहाँ पे 330 दिन, यहाँ पे 120 दिन 90 डेज मिलेगा आरपी का, 30 दिन लेगा एनसीएलटी, यहाँ पे 66% 75%, यहाँ पे सारे केसेस में 66%, यहाँ पे बेस रेजोल्यूशन प्लान चाहिए, यहाँ पे सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रहेंगे, इफ नहीं है तो 10 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड 1 वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव एंड वर्क एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे प्रिपरेशन कौन करेगा, कॉर्पोरेट डेटा ही करेगा यहाँ पे पीपीआईपी में, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को फाइनेंस करेगा। यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनली उसको क्या करता है, सब कुछ करता है। बोथ इंटरिम एंड आरपी अपॉइंट होता है, यहाँ पे सिर्फ आरपी अपॉइंट होता है। ठीक है सर। सेक्शन 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों सर क्या बोला 11 है। सर देखो सिंपल क्रक्स समझा देता हूँ, समझ जाओगे। सर 11 ने क्या बोला सुनो, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस अंडर 54C एंड अंडर सेक्शन 7 और 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूली स्टार्ट है। सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल ये बोल रहा है, सुनो सिंपल समझा देता हूँ। चलो मान लो कि ये एक एमएसएमई है, ठीक है, इसने डिफॉल्ट किया मान लो 1 करोड़, मान लो 1.20 करोड़, मान लो 1.20 लाख का डिफॉल्ट किया है। अब सेक्शन नंबर 7 में एमएसएमई है, ठीक है, सेक्शन नंबर 7 में कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर आया और इसने इसके खिलाफ क्या कर दिया, सीआईआरपी चालू कर दिया। और हमें पता है कि जिसने एप्लीकेशन किया वहां से 14 दिन लगता है कि एनसीएलटी ए को अप्रूव करने में। अब मान लो एमएसएमई खिलाफ सेक्शन नंबर 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर चला गया सीआईआरपी चालू करने। अब ये एमएसएमई चाहे तो पीपीआईआरपी चालू करा सकता था, क्या करवा सकता है? तो सुनो सर सिंपल समझाऊं, हर केस में पीपीआईआरपी को क्या मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा। सुनो, एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 7, 9, 10 व्हेन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 50C इज पेंडिंग, पीपीआईआरपी प्रिविलेज हियर। सुनो क्या बोल रहा है, सुनो सिंपल समझो यार, मैं तो दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। सुनो क्या है, आप एमएसएमई हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप एमएसएमई हो। यहां पे लिखता हूं थोड़ा फ्रेश होगा, ठीक है, आप क्या हो, एमएसएमई हो, ठीक है। आपने डिफॉल्ट कितना किया, 1 करोड़ 20 लाख। क्या दोनों हो सकता है? यस, पीपीआईआरपी चालू हो सकता है और आपका सीआईआरपी चालू हो सकता है। अब मान लो कि इस फाइनेंशियल क्रेडिटर ने क्या किया, एनसीएलटी पास चला गया, ए पास 14 डेज लगता है, पता है कि जिस दिन आपको गया यहाँ से 14 डेज लगता है एक्सेप्ट करने में। इसने क्या किया, सेक्शन नंबर 7 में ए पास चला गया और सीआईआरपी प्रोसेस चालू करने चला गया। अब मान लो 7 दिन बीते ही थे, ये एमएसएमई वाला उठा और एमएसएमई वाला यहाँ पे आ गया और बोला कि ए हमारा पीपीआईआरपी चालू करा दो। सुनो, ऑलरेडी ये सेक्शन नंबर 7 में सीआईआरपी चालू करने के लिए एप्लीकेशन डाल चुका है और हमें पता है कि 14 दिन लगता है टोटल एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने में, 7 दिन बीत चुके थे। अब इसी बीच में एमएसएमई कूद गया और बोला कि हमारा पीपीआईआरपी चालू कर दो, ए इनका सेक्शन नंबर 7 वाला काट दो। क्या ऐसा हो सकता है? यस। तो हमेशा याद रखना, हमेशा पीपीआईआरपी प्रिविलेज करेगा। सब बस एक ही केस में पीपीआईआरपी प्रिविलेज नहीं करेगा, जब ये 14 दिन निकल जाएंगे ना और एक बार एक्सेप्ट हो गया ना सीआईआरपी, तो भैया पीपीआईआरपी नहीं प्रिविलेज करेगा। तो सिंपल सी बात है,
ठीक है, सिंपल सी बात है, सुनो सिंपल सी बात है। या मान लो एमएसएमई का डिफॉल्ट हुआ समथिंग 1,30,00,000 का और एमएसएमई पीपीआईआरपी में चला गया। अब मान लो कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, वो जाना चाहता है सीआईआरपी में, क्या जा सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो साफ बिल्कुल है, क्योंकि पीपीआईआरपी इज ऑलवेज फॉल प्रिवेल फॉर एमएसएमई। सर अदर कोई होगा तो एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी याद रखना। अदर कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में देगा एमएसएमई लिख के देगा, अदरवाइज कोई और कंपनी देगा ना तो भैया वहां पे सीआईआरपी होता है, पीपीआईआरपी उसको लगता है नहीं, क्योंकि पीपीआईआरपी सिर्फ एमएसएमई को लगता है। तो दोनों केस है, इफ ऑलरेडी सेक्शन में 7 या 9 या 10 में आप सीआईआरपी में जा चुके हो, 14 दिन लगता है एक्सेप्ट करने में, उस 14 दिन एक्सेप्ट करने से पहले पहले तक एमएसएमई को बुद्धि आ गया और वो पीपीआईआरपी के चला गया, तो वो जो सेक्शन 7 गया था ना वो कैंसिल हो जाएगा, जो पीपीआईआरपी है ना वो रन करेगा। दूसरा केस क्या है, ऑलरेडी आप पीपीआईआरपी में जा चुके हो और सेक्शन 7 में कोई आया नया आदमी कि भाई उसको सीआईआरपी चालू करना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। थर्ड केस क्या है, सेक्शन 7 में आपने सीआईआरपी में जा चुके हो और 14 दिन बीत गए हैं और एक्सेप्ट भी हो गया है, फिर आपको याद है नहीं पीपीआईआरपी में चलते, नहीं पीपीआईआरपी फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार रीडिंग लगवाया था, दिमाग खुल जाएगा। वेयर एन एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 54C मतलब पीपीआईटी में और वो पेंडिंग था, मतलब ऑलरेडी अपने एमएसएमई ने फाइल कर दिया और पेंडिंग था एनसीएलटी पास, देन एज्यूरिंग ऑथोरिटी शैल पास एन ऑर्डर टू एडमिट और रिजेक्ट सच एप्लीकेशन बिफोर कंसीडरिंग एनी एप्लीकेशन फाइल विद सेक्शन 7 और 9। तो सेक्शन 7 9 में नहीं देखा जाएगा, जो एमएसएमई ने फाइल किया ना पीपीआईआरपी इज ऑलवेज प्रिवेल। ठीक है, तो 7 9 10 भैया आप लोग शांत बैठिए, आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि एमएसएमई हो तो भैया पीपीआईआरपी हमेशा फॉल करेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉर्पोरेट डेटर पीपीआईआरपी फॉल करेगा। ठीक है, सुनो सेकंड, एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 54C में पीपीआईआरपी ने एप्लीकेशन फाइल किया विद इन 14 डेज ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 7 9 10, मतलब इस बंदे ने एप्लीकेशन फाइल किया ए पास और ए पास फाइल किया और 14 दिन लगता है ए को एक्सेप्ट करने में, इसी बीच में एमएसएमई ने फाइल कर दिया एप्लीकेशन यहीं पे, तो भैया फिर पीपीआईआरपी प्रिवेल कर जाएगा। तो हमेशा हमें पीपीआईआरपी को ही क्या देना है, इंपॉर्टेंस देना है। बस एक ही केस में पीपीआईआरपी को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, जब ए पास एप्लीकेशन गया और 14 दिन खत्म हो चुका है, अब ए ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया, तब पीपीआईआरपी को एक्सेप्टेंस नहीं देना। 14 दिन के अंदर अंदर तक अगर 9th डेज भी अगर पीपीआईआरपी एप्लीकेशन चला गया ना तो पीपीआईआरपी प्रिवेल्स। ठीक है, अब सुनो, वेयर एन एप्लीकेशन मेड इन सेक्शन 54C इज फाइल्ड within 14 days of filing application इतना which is pending in respect of any corporate data then not remaining इतना then first dispose of, देखो क्या बोल रहा है, अगर आपका 54C में पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन 14 दिन के अंदर फाइल हो गया, सेक्शन में 7 9 10 के एप्लीकेशन जाने के बाद तो 14 दिन के अंदर फाइल हो गया, तो हमेशा 54C मतलब पीपीआईआरपी को पहले डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, अब सुनो, एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 54C आफ्टर 45 डेज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखो 14 दिन के अंदर आप पहुंच गए, मतलब सेक्शन नंबर 7 में अगर किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने आपके खिलाफ अपील डाल दिया, अब 14 दिन के अंदर पहुंच गए एनसीएलटी पास, तो आपका पीपीआईआरपी प्रिवेल करेगा। बट 14 दिन के बाद जा रहे हो ना तो भैया फिर क्या होगा, फिर सीआईआरपी प्रिवेल्स। तो 14 दिन के पहले पहुंचना, क्योंकि पता है ना एप्लीकेशन डालने का 14 दिन लगता है। ठीक है, when application made in section 15 after 14 days of filing application इतना respect of corporate data then adjuvant authority shall first, हाँ देखो वही बात है, आफ्टर 14 दिन बाद गए तुम, भले ही उसने सेक्शन नंबर 7 में आप एप्लीकेशन फाइल किया और 14 दिन पहले पहुंच गए पीपीआईआरपी लेके, तो भैया पीपीआईआरपी एक्सेप्ट हो जाएगा। 14 दिन बाद गए तो भैया पहले डिस्पोज होगा सेक्शन नंबर 7 9 10 में सीआईआरपी। सर इतना ही पूछता, बस देख के जाना, पूरा मैंने बना दिया है, पीपीआईआरपी एकदम डिटेल में समझाया है, ये डायग्राम देखना, सब कुछ यहीं पे, आपको ज्यादा अंदर डेप्थ नहीं जाना पड़ेगा, 54C D E नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कल अच्छे से एग्जाम देना, फिर मेरे को बताना कैसा लगा। ठीक है, चलो।